आज के समय में बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं राजनीति में, अपनी शुरुआत कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हर एक इंसान जानना चाहता है। आज हमारे बीच दोनों हाथ उठाकर हमारे बुजुर्ग रामचंद्र का नारा लेंगे। जय सतावत! तो सर नमस्कार, आप हमारे यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। जब आप बचपन में थे जी जी उस समय आप लोग 4 भाई और 3 बहनें थे। जी जी तो आपके पास कितनी ज़मीनें रहती थी गाँव में? जमीन हमारे यहाँ तो छोटा वाला चलता है तो वही लगभग। तो गाँव में माहौल कैसा था एजुकेशन का कि आपको लगता था गाँव में ही पढ़ाई करना चाहिए था? उस वक्त तो गांव में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल जीरो था। हमारे यहाँ थोड़ा सा दबंगई वाला माहौल ज़्यादा हुआ था। क्या परिवार आपका सपोर्ट करते थे कि आप चले गए लखनऊ बाहर पढ़ने के लिए? कुछ मदद करते नहीं थे क्या? सपोर्ट कोई नहीं करता। अच्छा, जब आप पहली बार लखनऊ आए थे, कितने लोग आए थे? कितने भाई बहन थे उस समय? हमारे जो बड़े वाले भाई इसमें हिमित पटेल जो पीसेस हैं वो तो शायद 94 समथिंग आ गए थे। तो नहीं, पिताजी आपको क्या गांव से दूर क्यों रखना चाहते थे? एक्चुअली हम बहुत खुराफाती थे। खेत में गेहूं चावल ही होता है या सब्जी उब्जी की भी आप लोग खेती? नहीं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना धान गेहूं का खेती होती थी। एक छोटा सा हमारा मकान था जो फिल्मों में आपने देखा होगा, मिट्टी का। कितने साल तक लखनऊ में आप पढ़ाई किए? 2005 में ऐसा एक क्षण आया जीवन में कि मतलब गरीबी चरम सीमा पे आई। हाँ, ATM वाली जॉब के बारे में हाँ। बताइए। उसके बाद जब वो जॉब ज्वाइनिंग करने का रीजन क्या था? मतलब जीवन यापन नहीं हो रहा था। रोटी नहीं खाता, उसमें पाले जी बिस्किट आता था, उसमें 2 रुपये वाले 4 बिस्किट निकलते थे। गरीबी उस चरम सीमा पे थी कि एक का सिक्के दर्शक नहीं हो रहे थे। सलीम एक कोई थे ठेकेदार, उनसे भाई शाम को मिले होंगे, ऐसे ही मुलाकात तो कहा होगा कि यार मजदूरी पे हम लोग भी रख लो। अच्छा, रिक्शा हमने इससे पहले कभी चलाया नहीं था। वो एक तरफ भागता है, एक तरफ भगता है, 3 पहिए रहते हैं। तो महिल्लापुर में हम गए, 20 रुपए उसको जमा करके और रिक्शा ले लिया। फिर एक बंदा हमको इस वक्त मिला कि एक काम करे, कुकर बेचोगे? तो आप राजनीति की शुरुआत जब किए तो पहली बार आम आदमी पार्टी में, उसमें आम आदमी पार्टी नई शुरुआत कर रही थी। उसके बाद आपकी मुलाकात आशीष पटेल से हुई। माननीय आशीष जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे छोटे भाई जैसा प्यार दिया, बहुत सम्मान किया। माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने हर जगह को प्लेटफॉर्म दिया, सबसे पहले बहुत बड़ा मंच दिया था यहाँ पे। थी आम आदमी पार्टी को नहीं कर पाते थे, जो चीज़ें आपसे अनचाहे चाहे नहीं हो पाती थी, यहाँ आके पूरा हो रही नहीं। हाँ, यहाँ पूरा सपोर्ट है। देखिए में अभी भी बहुत पूरा मुझे लगता है इंडिया में वो वायरल हुआ था थप्पड़ कांड। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारकर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह को भारी पड़ गया है। इस मामले पर कार्रवाई हुई। हम लोग बहुत कट्टर योगेश वर्मावादी है। अगर उसने मारा चौराहे पे तो हम लोग चौराहे पे उसको मारेंगे, तभी भाई ये हमारा जो है मांग। मैं कुछ नेताओं को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने लोग बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा तो नीचे रोड देख बता देते, ऊपर से नीचे झाँक के, मतलब नीचे अगर है वो। अभी 2027 में आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा की? अगर क्या लगता है आपको 2027 में अगर आपको टिकट मिल जाता है विधानसभा में, कितने परसेंटेज वोट आप पा सकते हैं? तो हम तो अपना कार 100 का 200% कर रहे हैं भैया। इलेक्शन का टाइम रहता है, देखिए लोग फोन करते हैं गांव-गांव में, जितने नेता रहते हैं, जब जीतने के बाद कोई जनता फोन करती, रात में फोन नहीं उठाते हैं। ये सच्चाई है, कुछ पावर नहीं है। अगर मान लीजिए मैं पार्टी हूँ, मुझे आपको टिकट देना रहे, अगर मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ, मान लीजिए कि जितने भी घर हैं, एक कोई लोगो, एक सिंबल आपको लगाना है, 50% घरों 80% लगवा दूंगा। आपको लगता है यहाँ से बहुत लंबे आगे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। आज के समय में बहुत सारे युवा लोग आ रहे हैं राजनीति में, अपनी शुरुआत कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हर एक इंसान जानना चाहता है। जब भी बचपना रहता है तो एक पिता की नज़रों में एक बच्चे से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, और बच्चे की नज़रों में जो है पिता ही पहला हीरो रहता है, पिता ही एक मार्गदर्शक होता है, पिता की वजह से ही आदमी आगे बढ़ पाता है। अगर सोचिए किसी परिवार में 4 भाई और 3 बहनें हो तो एक पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो भी थोड़ी सी जमीनें हो तो उनके लिए एक करियर को सेटलमेंट करना एक बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों से निकलते हुए आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं, अविजय सिंह पटेल जी हैं, जो आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं। हर आदमी इनको देखना चाहता है, हर विभाग से लोग इनको संपर्क करते हैं, चाहे जात हो चाहे कोई धर्म हो, हर लोग इनसे जुड़ा रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई रात में अगर 12 बजे फ़ोन कर रहा है, किसी मंत्री विधायक का फ़ोन नहीं उठता है, तो इनके पास लोग इसलिए उम्मीद से फ़ोन करते हैं कि अगर हम 2 बजे भी इनको फ़ोन करेंगे, ये फ़ोन के साथ साथ एक खुद वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर नमस्कार, आप हमारे यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। जब आप बचपन में थे जी जी
उस समय आप लोग 4 भाई और 3 बहनें थी। जी जी। तो आपके पास कितनी जमीनें रहती थी गांव में? जमीन हमारे यहाँ तो छोटा वाला चलता है, तो वही लगभग 3 एकड़ हो गया हमारे यहाँ। 3 एकड़ के जी आसपास जी रहती जी। थी। तो गांव में माहौल कैसा था एजुकेशन का, कि आपको लगता था गांव में ही पढ़ाई करना चाहिए था या बाहर गांव से निकल के ही पढ़ाई करना अच्छा है? उस वक्त तो गांव में पढ़ाई का माहौल बिल्कुल जीरो था। अब तो मैं देखता हूँ कि कोई मजदूरी भी करता है, उसके भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बड़ा खुशी होती है। और उसमें अपनी बेटी को पढ़ाना तो बहुत एक हंसी का पात्र लोग समझते थे। एक उस तरह एक बड़ा उस मानसिकता के लोग रहा करते थे। अच्छा। लेकिन तो समय सुधार हो गया, तो हम लोग गांव में पढ़ाई करते थे। तो उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ा सा दबंगई वाला माहौल ज्यादा हुआ करता था, तो इसलिए फिर पिता ने हम लोगों को लखनऊ भेजा। आपके कितने पटदार थे आपके घर में जब रहते थे? उस समय कैसा माहौल था? जैसे पटदारी में एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी आगे बढ़ता है तो लोग पटदार लोग होते हैं उनको दबाना शुरू कर देते हैं। हमारे जो बाबा जी थे, उनको दादाजी जी को लोग बोलते हैं, तो वो 3 भाई थे। तो उसमें एक लोग राजनीतिक क्षेत्र में थे, काफी उन्होंने अच्छा नाम बनाया। अच्छा, तो तब तक तो खूब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। और एक्चुअली पिताजी उस माहौल से हम लोग को दूर रखना चाहते थे। तो दबाव तो आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो दबाव तो ऑटोमेटिकली अपने आप चालू हो जाता है। हर तरीके से मजाकें बनती है, हर तरीके से शोषण शिकार प्रयास करते हैं। गांव में एक चीज रहती है कि जो कम पूंजी का व्यक्ति अगर कुछ बड़ा सोच रहा है तो उसको तो लोग हंसी का पात्र ही लोग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानते हाँ, हैं। ये प्रयास रहा है। और इसी को देखते हुए, इसी को चीरते हुए, इसी को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। और फिर 98 में हम लोग लखनऊ आ गए। तो जैसे उस समय जब बचपना था आपका, तो क्या पटदार आपका सपोर्ट करते थे कि आप चले जाइए लखनऊ बाहर पढ़ने के लिए? कुछ मदद करते नहीं थे नहीं, क्या? सपोर्ट कोई नहीं करता है कुछ भी। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। जैसे बहुत से लोग आपसे भी कहते होंगे कि हाँ। अरे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। खड़ा हूँ। लेकिन अगर आपके लिए 2 जैसे अनाज की जरूरत है या कुछ शुल्क की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, देता होता कोई नहीं। और कोई अगर 500 रुपए दे भी देगा तो ऐसा दिखाएगा कि सारा जीवन जो है हम वो हमारे 500 की वजह से ही आप बने हो। तो सपोर्ट वपोर्ट को कुछ नहीं करता है, वो आपको अपने आप ही फेस करना पड़ता है। और जो फेस कर लिया वही चमक गया। तो आपके जो है पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी तो अकेले थे। अकेले थे। हाँ जी। अब उसके बाद आपके जो और जो पटदार थे वो कैसे थे? जैसे मतलब घरेलू उनसे संबंध थे या उनसे कोई मतलब नहीं रहता था आप लोगों का? ऐसा है कि वो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो चीजें जितना भी हम लोग आगे शिक्षा के रूप में शुरुआत में उनकी बढ़िया ठीक ठाक रही, तो बीच में काफी फिर दूरियां बनती चली गई। और उन्होंने फिर इस तरह का ऐसा शो किया कि कई सारी चीजों में उन्होंने हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की, कि जगह जमीन वो सब जो चीजें होती है मोस्टली पारिवारिक जो विवाद होते हाँ, हैं, मतलब हम अभी तो जो वो इतना आज मैं 32 इयर्स समथिंग का हो गया हूँ, हम्म, तो मैंने एक चीज देखी है कि सिर्फ 2-3 चीजें सुनी है हमेशा, कि दम हो तो हटा लो, नहीं तो गोली चली। गोली चली। हाँ, गोली हमारे गोली का ज्यादा प्रकोप रहा अच्छा, है। हमेशा बात बात पे गोली का ही नाम क्यों गोली आता है? का कि दबंगई थोड़ा सा उनका माहौल हमेशा रहा है उस सब चीजों को लेके। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता सब चीजों को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत आगे निकल गई हैं। तो अच्छा, खून में गर्मी किसके नहीं होती? बिल्कुल होती हम है। लोग गांव के लोग, सबके खून में गर्मी रहती है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने उस चीज को, पिताजी ने भी बहुत समझाया कि मन में शांति बना के रखो, बहुत कम पूंजी है, ये बिक जाएगी। तुम्हारे पढ़ने वाले चक्कर में तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अच्छा, जब आप पहली बार लखनऊ आए थे कितने लोग आए थे? कितने भाई बहन थे उस समय? हमारे जो बड़े वाले भाई इसमें हिमेत पटेल जो पीसेस हैं, वो तो शायद 94 में समथिंग आ गए थे। अच्छा, पहले वो आए 92 में, हाँ पहले वो आए थे। हम्म। फिर हमसे बड़े वाले जो हैं वो सबसे बड़े हैं, हमसे बीच वाले हैं जो अभी संविदा बेस पे पशुपालन विभाग में है, तो वो उसके बाद वो आए, फिर मैं आया। मैं 98 में आया था। अच्छा, 98 क्लास में। 3rd में समथिंग में था उस वक्त। नहीं, पिताजी आपको क्या उस माहौल से दूर रखना चाहते थे कि हमारा बेटा कोई अधिकारी बने या कोई ऐसी पोस्ट पे जाए? गांव से दूर क्यों रखना चाहते थे? एक्चुअली हम बहुत खुराफाती थे। जैसे गुस्सा तो आती थी और शैतानी हर बच्चे में होती है। मैं भी बहुत, मेरा नेचर बहुत फनी टाइप का था। मतलब गांव में सब दादियां बाबा सब लोग बड़ा प्यार से दिखते थे। 1-2 परिवार छोड़कर जिनका मैं नाम ले रहा था, बाकी सब लोगों ने बड़ा प्यार दिया, छोटे बड़ा घुल में। तो पिताजी को लगा शायद ये ऐसे ही माहौल में रह के कोई ये भी दंडपन ना करने लगे, वही मतलब मारपीट ना पड़ने लगे या कुछ शायद ना बन पाए, इसलिए उन्होंने हमको आगे यहाँ पे भेजने का प्रयास किया। और उसमें तो बहुत बुरे लोग हो।
कि बिल्कुल। थोड़ा हमारी भाषा गांव की है, थोड़ा टच कर रहे हैं उसमें, क्योंकि तो हम यहाँ आए बड़ा उसको उनको हमने कहा अपने आप रोटी बेलना, रोटी सेक के खानो, जो सब चीजें बड़ा अचंबा टाइप का लगा लंबा हमको टाइप लग रहा था घर कि से अलग होते ही। कि माँ बाप है कि मेरे दुश्मन है, कि मतलब जो आए कि यहाँ रोटी वोटी हमसे बिलवाए रहे उम्र में। अच्छा वहाँ सब सुविधाएं मिलती थी हमको सब चीजों को लेके, तो वो सब चीजों था, लेकिन आज समझ में आया कि वो बहुत जरूरी था चीजों को लेके। नहीं, एक पिता के लिए बहुत बड़ी चीज होती है जो बच्चों को पालना। आपके पास 3 एकड़ जमीन थी, 4 भाई 3 बहनों, शादियां भी करना था सबकी। उसके बाद उतने में हमको लगता है जितनी इनकम होती रही होगी खेत में, गेहूं चावल ही तो होता है, या सब्जी वब्जी की भी आप लोग खेती? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ सब ज्यादा गन्ना धान गेहूं का खेती होता है। ऐसा था कि कम जमीन के पूंजी चक्कर में हम लोगों का एक छोटा सा हमारा मकान था, जो फिल्मों में आपने देखा होगा, मिट्टी का, लगभग 100 वर्ष पुराना। हमारे दादा के दादाजी ने, मतलब परदादा जिनको बोलते हैं, उन्होंने बनाया था। तो बारिश होती थी तो जितना पानी बाहर गिरता था उतना अंदर गिरता था, कि जब ज्यादा पुराना मकान हो जाता था तो हम लोग गांव में जो तालाब होते उसकी मिट्टी लेके वो लिसाई करते थे, चौमास जिसको बोलते हैं। गर्मियों में करते हैं ताकि बारिश आने हाँ, से पहले। बारिश आने से पहले चौमास जिसको बोलते हैं, उससे पहले जो है हमारा चौमास उसको बोलते हैं, कि पहले कर देते हैं जिससे कोई वो छिद्र जो होते खुले होते बंद हो जाए, जिससे पानी अंदर न गिरे। तो वो गिरता था, तो सब लोग कहते भी है कि तुम्हारे मकान के चक्कर में हम लोगों की बदनामी हुई जाती। सबसे बेकार मकान हमारा ही था वो घर। अच्छा। तो हमारे सुरंग टाइप की थी, ना मेन गेट में कोई दरवाजा था, पर्दा पड़ा रहता था, ना कोई जीना था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो उसी में हम लोग रहते। लेकिन वो गर्मियों में मिट्टी में तो गर्मियों में वो ठंडा था, बहुत अच्छा लगता था उसके अच्छा अंदर। लगता था। फिर लेकिन कोई बारिश में हम लोग बहुत परेशानी होती थी। जैसे हम सब लोग सो रहे हैं या बैठे हैं, बारिश होने लगी तो सिस्टर कहती थी, बहन हमारी की, अरे वो डब्बा ले आओ, वो पानी यहाँ चून लगो, सर पर पानी चून लगो, यहाँ पानी चून लगो, भाई वहां रखे तो वहां पानी के चूने लगे। वो नहीं टपक, क्या डर नहीं लगता था कि कहीं मिट्टी का घर गिर जाएगा ऊपर, तब क्या होगा? हमारा एक मानना है अपना आशीष जी की जब गरीबी चरम सीमा पे होती है तब आदमी बहुत सी चीजों से डर के बहुत आगे निकल जाता है। वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो डर वो तो खत्म ही हो गया था, और बहुत कम उम्र में बहुत बड़े हो गए थे। जैसे कच्चा मिट्टी का घर रहता है, सांप आ जाते हैं, बिच्छू आ जाते थे गांव में, उस टाइप नहीं डर नहीं, लगता था काटने का कोई? वो तो हम लोग का इश्टू होता, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वही वाला मामला हो गया था कि सांप आया, कि एक मिट्टी का चाहर जिसको बोलते हैं, जिसको पपड़ी बोलते हैं, वो चाहर हमारे गिर पड़ता था। कभी लगता कि यार इसो ने बहुत पुराना ऊपर न गिर पड़े जो है, हम लोग दब जाए नीचे। लेकिन सेकंड ऑप्शन भी तो नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं। कोई ऑप्शन नहीं था हम लोग के पास। और उसके बाद परेशानी उस गरीबी से नहीं थी, परेशानी जो बहुत से लोग जो मजाक की नजर से देखते थे, परेशानी उससे, क्योंकि आप देखिए मानसिक रूप से कितने बीमार हो गए, जब जैसे आप लोगों को परेशान कर रहा है कोई, मानसिक रूप से बीमार हो गए, तकलीफ आपको तब सबसे ज्यादा होती है। बाकी तो जीवन जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपके पिताजी ने डिसाइड किया कि इन लोगों को, हम जैसी कंडीशन में हैं वैसे तो ठीक है, हम झेल सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को एक अच्छा करियर मिले, इसके लिए उन्होंने आपको लखनऊ भेज दिया। हाँ, हमको लखनऊ भेजा उन्होंने। कौन सा सन था जब आप लखनऊ आए थे? तो मैंने बताया आपको 98 में आया था, 1998। उस समय कैसा लखनऊ लग रहा था? आज के समय तो पूरी चारों तरफ बिल्डिंगें दिख रही हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है। हम जब पहली बार आए तो मैं गीतापल्ली में कैलाशपुरी एक जगह का नाम है, वहाँ रूपसी सदन एक मकान था, वही हम लोग किराए पे रहते थे। तो विद्या पब्लिक स्कूल था, वहीं विद्या पब्लिक स्कूल में हमने स्कूलिंग स्टार्ट की अपनी। तो उसमें ये आपका मेडिकल मैदान, ये पूरा जंगल हुआ करता था, जंगल होता था। और पुरानी जेल पुरानी हुआ तो हम कभी महसूस करने आते थे। तो उसमें जेसीबी मशीन, नई मशीन आई थी। तो स्कूल के बाद हम लोग शाम को जाके वहाँ बैठते थे, देखते थे यार कोई मशीन है जिसमें सूंड ऐसी लगी है जो पूरा पेड़ अपने आप उखाड़ देते, ऐसे हलाई देते हैं, और गड्ढा उड्ढा अपने आप कर देते। तो हम लोग देख 2-3 घंटे हम लोग बैठे रहा करते थे। आज मैं देखता हूँ वहाँ पे आशियाना, LDA, गीतापल्ली और जेल तोड़ के वो तो नया पूरा बन गया है, पहचान नहीं पाओगे आप। पहले आपका ये गोमती नगर जो पोस्ट एरिया में नंबर 1 पे लगभग चल रहा है इस समय, ये पूरा जंगल हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल भाई अमीनाबाद अपनो और हजरतगंज, बस 2 ही मार्केट हुआ करती थी। साउथ सिनेमा हॉल हम लोग फिल्म देखने आया करते थे, नॉवेल्टी, साउथ सिनेमा हॉल, राजश्री और प्रतिभा, ये सब टॉकीज में फिल्म कभी मौका मिलता तो देखने आया करते। कौन सी जगह आप रूम लिए थे? क्या था वो, घर था या फ्लैट था कोई? वो एक 5-6 नहीं फ्लैट, उसमें फ्लैट का क्रेज नहीं था यहाँ पे। अच्छा, पहले उसमें तो मकान ही होता, फ्लैट तो अभी बनने लगा यहाँ। क्या रेंट था उस समय? उसमें हमने 500 रुपए था कमरा हम लोगों का। कितना बड़ा कमरा था?
कमरा लगभग 15 बाई 20 का होगा लगभग। एक कमरे थे, हाँ जी। तो उसमें आप 2 भाई रहते थे? नहीं, हम उसमें रहे 3 भाई एक बहन। 3 भाई 1 बहन। हाँ। कैसे? अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद आपको फीस की व्यवस्था करनी पड़ती होगी पिताजी को। खेती में से कुछ इनकम थी नहीं उस जब समय मैं खाने के लिए? 98 में आया था तो उस वक्त तो हमें फीस उसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमें उतनी समझ नहीं थी। तो हमारे जो बड़े वाले भाई थे उन्होंने एक गार्जियन जो होते हैं, पिता का जो एक फर्ज होता है वो उन्होंने निभाया। वो पिताजी उनको देते होंगे, वो हम लोग की फीस भरा करते थे मतलब। तो लेकिन हाँ ये था कि जब से यहाँ आए हैं तब से कभी गद्दे और बेड पे तो नहीं सोए हैं, चटैया बिछा के नीचे सोए हैं। चटाई बिछा के ही सो। हाँ। तो जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, इनकम नहीं थी, तो आप उस समय आप 3 भाई आप लोग थे, उसके बाद भी एक बहन भी थी, कैसे सर्वाइव करते थे? फीस पिताजी ने मुझसे एक बात कही थी कि अभी इंटरव्यू से पहले आपसे मैं वही बात कर रहा था कि मतलब ये इतनी जमीन है और हम बेच रहे का तुम लोगों ने पढ़ाने के लिए खातिर, तो अहिका तुम चाहे कुछ बन जाइयो या ना बनी, वो तुम्हारा अपने कर्म रही, अपनी तुम्हारा जीवन रही। तुम लोग हमसे नहीं कह सकते हो कि पिता को फर्ज हमने ना निभाओ। तो अच्छा, धीरे धीरे वो जमीन बेचना शुरू कर दिए, जो पैसा मिलता था वो आपकी पढ़ाई में, आप हाँ, पढ़ाई में लगता पूरे था। बच्चों मतलब की माता पढ़ाई पिता ने वो शिक्षा के मामले में बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन माता पिता का जो एक रोल होता है उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने निभाया। और मैं तो अपने आप को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे ऐसे माँ बाप मिले हमको। बहुत पल पल जगह जगह पे कदम कदम पे उन्होंने कहा जो तुम्हें करना करो, हम मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। कितने साल तक लखनऊ में आप पढ़ाई किए? मैं लगभग 2004 में तो मैंने हाई स्कूल किया है गीता ये विद्या पब्लिक स्कूल से। फिर मैं उस वक्त 2005 में ऐसा एक क्षण आया जीवन में कि सब कुछ लग रहा खत्म सा हो गया हो, मतलब गरीबी चरम सीमा पे आई। अच्छा। हमने गरीबी, जो लोग बोलते हैं गरीबी, उसको हम लोग नॉर्मल जीवन बोलते हैं कि ये आम जीवन हमारा है। वो गरीबी जो देखी जब एक एक रोटी की कीमत के लिए तरस गए हम लोग, तब हमें एहसास हुआ, आभास हुआ। तो शायद हाई स्कूल के बाद ही मैं इतना ये सब जितना फेस कर रहा था उतना मैच्योर होता चला गया कि हमें पता कभी नहीं लगा कि हमारा बचपना कब छीन गया। तो फिर पिताजी भी हताश हो गए, निराश हो गए। तो कभी भी हमारे पिताजी से मुलाकात हो तो वो बताएंगे आपको कि अभिजय ने उसमें एक मुख्य भूमिका मैंने घर की निभाई। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार गरीबी तो है, वो तो मैं फेस कर लूंगा। मैं शुरू से हिम्मती बहुत था कि मुझे करना है, मतलब कुछ भी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए करना है। भूखा रहे, जब तक शरीर में हमारे जान है, जब तक जान है तब तो मैं उसको पाके ही रहूंगा। मर जाऊं ना मिले वो अलग विषय है, लेकिन शरीर में जान है, पीछे समाज में कुछ बोले कि मैं लक्ष्य से पीछे नहीं हटता था। ये शुरू से गॉड गिफ्टेड समझो, कुछ चीजें हमारे रही हैं। तो पिताजी, मुझे लगा ऐसा नहीं, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा जब होती है और समाज भी कई सारी चीज ताने मारता था, तो मुझे लगा ऐसा नहीं अटेक उटेक का शिकार ना हो जाए पिताजी। तो बहुत मैं उनको हंसाता रहता था, पिताजी मैं एकदम स्टार बनूंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं तुमको फॉर्च्यून पर घुमाऊंगा। उसमें फॉर्च्यून तो गाड़ी नहीं, वो सब स्कॉर्पियो क्रेज हुआ करता था, क्वालिस वालिस हुआ करता था। हम लोग वो घुमाऊंगा और तुम्हारा बेटा एक दिन राज करेगा। ये सब चीजें मैं उनको मतलब हंसाने के लिए ये सब चीजें करने का प्रयास करता था। और छत पे खड़े होके अपने खुद को कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ऐसे हाथ हिलाता था कि कोई हम नीचे पब्लिक खड़ी बहुत सारी हमें देख रही हो, कोई नहीं होता था। खुद की माला कहीं से पड़ी मिल गई या कहीं रखी मिल गई या मंदिर में चुपके पहन लेता था अपने आप, कि लगे यार कि यार मैं भी कुछ बनने वाला हूँ, क्योंकि सब लोग तो हंसते थे। पहले आदमी सपने देखता है, उसके बाद ही तो चीजें करना शुरू करता है। लेकिन ये शुरू से समझ रहा कि एक समय वो आएगा जो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत अभिजय को, या बाहर विदेशों में भी अभिजय को लोग पहचानेंगे। लेकिन कहोगे किससे कहियो कि हम ऐसा सपना देख रहे हैं। लोग यहाँ तो पैर में चप्पल हुआ तो है नहीं, शर्ट तो नहीं फटी है, पसीना तुम्हारे पूरे शरीर से बह रहा है, और तुम कह रहे हो यार पूरे भारत हमको जानेगा। कहाँ जानेगा तुमको भारत? आपसे बड़े बड़े 500 आदमी मार्केट में, 500, हम उनके पास फाइनेंशियल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। हम आशीष जी अपने आप ऐसे चदरा ओढ़ लेते थे और आंख बंद करते थे। लोग बोलते ना कि जगते हुए सपना देखना।
फिर पूरी रील चलाया करते थे अंदर ही अंदर, एक समय आएगा अभिजीत सिंह पटेल, तुम परेशान मंच मत पे होना। खड़े हो जाएंगे, हाँ, उसके मैं बाद खड़ा बोलेंगे, होऊंगा, सब तालियां बजा रहे होंगे। ताली बजाएंगे और लोग हमको देखने के लिए यहाँ मतलब 2-2 3-3 दिन बैठे रहेंगे। हमारे पास समय इतना नहीं हो पाएगा, मिलते मिलते मैं थक जाया करूंगा। और फिर आंख खुलते देर लगता है कि कहने रोटी जुगाड़ है कि नहीं, भूख लगी यार कुछ बनाओ, तो पता रोटी जुगाड़ ही नहीं। लेकिन वो अपने ऊपर मैंने हॉबी नहीं होने दिया, मैंने अपने दिमाग को विकलांग नहीं होने दिया। तो फिर मैं आया यहाँ पे अलीगंज में, एक आईटी चौराहे के पास बाबूगंज रोड पे रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज है, वहाँ पे सरकारी है, शायद सरकारी स्कूल कॉलेज है। तो उसमें 27 रुपये महीना फीस पड़ती थी हमारी। वो फीस की वजह से हमने उसमें करवा लिया और 11th क्लास और 12th क्लास पूरा हमने एक रफ कॉपी पेन पे गुजारा है। एक ड्रेस होता, ड्रेस कभी बनवा नहीं पाए, रोज पीटे जाते थे कि हमें पता है कि सुबह पीटी होगी, मैं खड़ा हूँ, 2 थप्पड़ खाने हैं। मतलब ये पहले से माइंड मेकअप रहता था कि आज तो खाना ही, ये नाश्ता था हमारा, नाश्ता था। सुबह का हमारा नाश्ता होता था कि आगे आर्यन सिंह जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो आज भी टाई बेल्ट नहीं है, लेकिन अच्छा हमारे अंदर शुरू से रहा कि मैं अपनी पीड़ा जो होता है, जैसे किसी चीज की में कमी है या कोई चीज हमारे मान लो पैसे नहीं है, कोई मैं किसी शेयर नहीं कर पाता हूँ, मैं अपने माँ बाप से भी नहीं कर पाता हूँ, है मेरे अंदर। मैं खुशियां दुनिया में बांट दूंगा, जब लगेगा मैं बहुत ज्यादा संकट फंस गया तो मैं जाकर रनिंग चालू कर दूंगा, अकेले दौड़ता रहूंगा। हाँ, लेकिन बोलूंगा किसी से नहीं। मेरा शुरू से रहा खुददारीपन रहा है। हमारे यहाँ कहावत कही है कि मरना गवारा लेकिन झुकना गवारा नहीं। हाँ, ये मैं इसमें काम करता हूँ। एक समय आया होगा जब जमीनें धीरे धीरे खत्म हो गई होंगी, उसके बाद एक पिता के लिए बहुत इमोशनल पड़ रहा होगा वो कि मतलब अभी हमारे बच्चे कहीं सेटल भी नहीं हुए, यहाँ जमीन भी चली गई है, करें क्या करें। उस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? फिर ये 2005 में आया तो मैंने अपने भाई हेमंत पटेल जी से कहा, जो पीछे से, उनसे कहा अपने भैया कैसे क्या होगा यार। अच्छा वो भी सोचे कि इस उम्र में हाई स्कूल के बाद लोग, भाई हमने देखा था गंज में कोई यहाँ उसमें वो लिमका उमका कोल्ड ड्रिंक चला करता था, खूब लोग पिया करते थे, पार्टी शार्टी करते थे, और हम तो खाली अपनी लार बाहर निकाली अंदर ले लेते थे मुंह की, वही होता था अंदर ही। तो हमने क्या करना है, तो कहीं यार कुछ ऐसा काम किया जाए, कुछ मतलब कुछ अर्निंग हो। अच्छा पढ़ाई में बहुत बड़ा मास्टरमाइंड में था नहीं कि मतलब लाइक कि हम मतलब आपको सुविधाएं नहीं, किताबें नहीं मिल पाती रही, मतलब ऊपर से खाने पीने की भी टेंशन रहती, तो आदमी दिमाग कहाँ लगे पढ़ाई। एक्चुअली क्या होता कि आप पढ़ाई क्षेत्र में जब भी कर पाओगे, वो बेसिक सुविधा तो पास होनी चाहिए। मतलब न रहने घर है, न बुक्स है, कुछ नहीं था वो। उस वक्त मैं एनसीसी ज्वाइन कर लिया था खाने पीने चक्कर में, क्योंकि वहाँ नाश्ता बहुत बढ़िया मिलता था। अच्छा, मैं 63 बटालियन हुआ करती थी, तो हल्दीराम सर हमारे टीचर हुआ करते थे, उनके मैंने कहा मेरे ज्वाइन करा दीजिए। तो वहाँ पीटी कम ध्यान लगता था, नाश्ता वीआईपी आएगा तो खाएंगे। मतलब सेब एक हमारा एक सपना होता था, जैसे आप अगर खा रहे होते, और इतना मैं बेशरम हो गया था गरीबी चल के, आपसे कहते हैं यार अब जे खाओगे क्या, तुम कहते हाँ लाओ हमको भी खिलाओ यार। तो एक सेब का पीस को मैं 2-3 बार खाता था, एक बार खा रहा हूँ फिर उसको ऊपर लेके आता था कि इसका स्वाद ना कम हो, कि पता नहीं दोबारा शायद ये कब मिलेगा हमको। तो इस तरह का जीवन रहा हमारा। तो पिताजी उस वक्त शायद कोई फिल्म देख लिए होंगे बॉर्डर टाइप का, तुमको बड़ा जोश आया कि अभिजीत सिंह पटेल तुमको आर्मी में जाना है। अच्छा हाइट वाइट हमारी बढ़िया थी, तो हम एक बार यहाँ बूस्टरी ग्राउंड कोई जगह है यहाँ कैंट में, वहां पे कैंप करने के लिए आए। 10 दिन का हम लोगों का कैंप होता था। वो 26 जनवरी को परेड निकलती थी, विधानसभा के सामने निकलती है आर्मी वालों, उसमें वो लड़के लिए जाते थे। तो हमको आर्मी, मैं फनी नेचर, तो पीटी में ध्यान देता था प्रैक्टिस करने में। तो हमको लोगों ने बताया वहां पे कि ऐसा है, जो आर्मी वाले कैप्टन लोग थे, कि तुम आर्मी में मत जाओ, यहाँ अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। अच्छा हमको शुरू से बहुत ज्यादा वो सब पसंद नहीं कि मैं एकदम क्लीन शेप करके पूरा बाल चिपका के, मैं थोड़ा फनी रहना पसंद करता था। बिल्कुल। तो फिर इसलिए वो मेरा माइंड कैंसिल हो गया उधर से। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं यहाँ पे आया और उसके बाद हमने कहा कि क्या किया जाए। तो फिर सबसे पहले हमने पूर्णिया चौराहे पे आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है, हाँ एटीएम वाली जॉब के बारे में। हाँ। उसके बाद जब वो जॉब ज्वाइनिंग करने का रीजन क्या था? मतलब जीवन यापन नहीं हो रहा था, रोटी नहीं खा पा रहे थे। कितना रुपए सैलरी मिल जाती थी एटीएम से? तो उसमें फिर हम गए तो उन्होंने कहा भाई वो वर्दी का कुछ पैसा देना पड़ेगा। ESIS करके कुछ सिक्योरिटी नाम है उसका, एजेंसी है। हाँ एजेंसी है। तो उसने कहा कुछ रुपए देना पड़ेगा, वर्दी का कुछ शुल्क जमा होता। हमने शुल्क है नहीं मेरे पास, बड़ा रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े जाड़े, तो कहें ठीक है ले जाओ। तो कहें मार्कशीट जमा कर दो उसके बिहाफ पे,
तो फिर मैं इसमें हुआ तो हमको शायद शुरू में 1600 कुछ रुपए देते थे वो लोग। तो सैलरी मिलती थी हम लोगों को जैसे 1 महीना 10 दिन पे, 10 दिन का वो रोक लेते थे। वो शायद अभी भी रूल होगा उनका। और पूरे दिन वही एटीएम रखाते थे बैठे बैठे। एक बार मैं वो एक वाकया सुनाता हूँ। 4-5 दिन के भूखे थे, बहुत तगड़े भूख लगी थी। भैया भी हमसे कहीं यार अभी कहीं से कुछ जुगाड़ करो यार, आंखें नहीं खुल रही। बर्तनों को बहुत दिन से अगर तुम ना खाना बनाओ उसमें तो और धुले रखे हैं तो बर्तन बताएंगे कि हमको इसमें पके हुए, इसमें सब्जी को पके हुए महीनों हो गए। हाँ। तो दिवाली का समय था, हमने कहा आज कस्टमर लोग जो पैसा वैसा लेने निकालने आते हैं एटीएम से, इनसे कहेंगे दिवाली थोड़ा बहुत हमको भी दे दो। अच्छा वो जीवन हमने क्या स्वाभिमानी बहुत रहा। हमें जैसे कोई आया, बहुत लोग बुजुर्ग आते थे जो एटीएम नहीं चला पाते थे, वो हम लोग का काम होता है गाइड करना। हमने कहा इनसे कहेंगे 100 रुपए दे दो हमको। हमने 400-500 इकट्ठा हो जाएगा तब भी बहुत हो जाएगा। सुबह हो गई, शाम हो गई, 10 रुपया नहीं मांग पाए। और भैया बोल के आए कमरा पे, हमने सुनो आएंगे तो कुछ पैसा जरूर लेके आएंगे। तो चलता रहा ऐसे जीवन। फिर जब घर गए तो कैसा आप? फिर शाम बैठे थे हम लोग कि यार कि क्या किया अब जो यार, तो उसमें पार्ले जी बिस्किट आता था, उसमें 2 रुपए वाले 4 बिस्किट निकलते थे। कह रहे यार पार्ले जी का जुगाड़ करो। गरीबी उस चरम सीमा थी कि 1 सिक्के दर्शन नहीं हो रहे थे हम लोग को। पिताजी को बताना नहीं चाहते थे हम लोग कि पिताजी हो ज्यादा परेशान हो गए। सबसे ज्यादा माँ बाप परेशान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो फिर ये भी ठाना था कि वापस जाएंगे तो गांव वाले हंसेंगे, बहुत हंसेंगे, मजाक बनाएंगे हम लोग कि भेजे थे बच्चों को खेत बेच के पढ़ाने के लिए, वापस आ गए। हाँ, ये तो कहीं की नहीं रहे, बहुत हंसी बनेगी हम लोग की। तो मंदिर हमारे यहाँ छोटा सा बना रखा था, वही कैलेंडर टाइप की जो नहीं चिपकाए रहते थे, न्यू ईयर पे मिलते थे। बहुत खंगोले, तो 1 का सिक्का मिल गया हमको। शाम को गया मैं, तो हमने कहा चलो यार 1 का सिक्का तो रोड पे कहीं मिल जाएगा हमको पड़ा हुआ। 1 का सिक्का। मैं आशीष जी बता रहा हूँ, मैं अलीगंज से टिंडी पुलियाली रोड पे चला हूँ, लगभग 5-6 किलोमीटर चला गया मैं। और उस समय एक कांच की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वाली का जो ढक्कन होता है, ऊपर वाला कवर होता था, वो लोहे का, स्टील टाइप का होता है, वो जो पड़ा रहता था रोड पे, वो 1 का सिक्का दिखाई पड़ता है। आप रात को देखिएगा कभी। हाँ, बिल्कुल। तो हम 50 वो उठा के, हमने 1 का मिल गया, 1 का मिल गया। उम्मीद लगती थी मिल ही जाएगा। हाँ, उठाए, वो मिले, वो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन। अब भूख भी जब आदमी चलता है ना, तो आदमी की भूख और बढ़ती है। मैं बहुत दूर चला गया, हमको वो 50 ढक्कन में उठा डाले, लेकिन सिक्का नहीं मिला। हम वापस आए तो भैया मुझे पाले जी ले आए। तो हमने कहा साला खुद को बहुत बुरा लगा, अपने को बड़ा बुरा लगा कि मतलब एक पाले जी का हम जुगाड़ नहीं कर पा रहे, ये जीवन जी रहे हैं हम लोग। तो उसमें फिर उन्होंने कहा एक काम करो, क्योंकि वो पढ़ाई क्षेत्र में थे ही, उन्होंने कहा एक काम करो, कोई टॉफी लेके आओ जिसमें शुगर हो, मतलब चीनी इसमें मिक्स होती है। शायद सारी टॉफियां सब में शुगर रहता ही है। तो उसमें दूध मलाई की टॉफी चला करती थी। 2 टॉफी लेके आए और हम लोगों ने 1 टॉफी खाया, मग्गे भर पानी पिया, 1 मग्गा पानी पिया, जो भी आता जग, छोटा मग जो होता था प्लास्टिक वाला, सो गए। मैं सुबह बाथरूम गया, मैं बेहोश हो गया। हमारे भाई हमको गए, बहुत देर देखा आया नहीं है, तो हमारे भाई पीछे से गए, तो भाई भी हमको उठाते हुए, उनकी भी आंखें ऐसी आंख बंद हो गई, ऐसे बैठ गए। आप जब बेहोश होते हो तो आपको शायद 5-10 मिनट बाद अपने आप होश आने लगता है। देखिए फिर हम लोग चिपट के आपस में बहुत रोए हम लोग कि मतलब ऐसा जीवन जीने से क्या मतलब है। तो हमारे भाई भी शायद बताएंगे, पढ़ाई में हमसे बहुत आगे थे, सब चीजों में बहुत आगे थे, लेकिन कहेंगे यार अभिजय सिंह लड़का जो है फौलाद है एकदम, मतलब हिम्मत ही बहुत, चट्टान जैसा दिल हुआ। हमने नहीं, समय तो आएगा। अरे कहीं बंद करो यार नाटक, समय आएगा। कब समय आएगा यार? मतलब सारा समय कब आएगा? मतलब किसी को आप चलते चलते कहीं आदमी बेहोश हो जा रहा है, उदाहरण भी जब दो तो उदाहरण देते, कुछ तो दिखना चाहिए, रिजल्ट तो दिखना चाहिए। फिर कह रहे काम करते हैं यार, क्योंकि वो वेतन हम लोगों को मिलता था 1 महीना 10 दिन पे वेतन देते थे वो लोग। कुछ साइड से कमाई होती नहीं थी। और जब भी आपका बहुत बुरा समय शुरू होगा तो उसमें जो भी करोगे मिट्टी हो जाएगा, मतलब वो बुरा ही बुरा होता है फिर। बिल्कुल, इतना तो भाग्य को मैं भी मानता हूँ, देखा है मैंने। तो फिर कहीं काम करो, तो टेढ़ी पुलिया से गुडम्बा तरफ जाएंगे तो ईडन गार्डन की बिल्डिंग बनी वहां पे, ईडन गार्डन 4थे मंजिल पे
उसका काम चल रहा था। हम्म। सलीम एक कोई थे ठेकेदार, उनसे भाई शाम को मिले होंगे, ऐसे ही मुलाकात कहा होगा हम्म। कि यार मजदूरी पे हम लोग को भी रख लो। हम्म। तो 70 रुपए दिहाड़ी चला करती थी। तो 70 रुपए दिहाड़ी पे हम और भाई गए, तो हम लोग अपनी जान में सबसे बेकार कपड़ा पहन के गए कि जैसे कोई लोगों को लगे बाकी ये मजदूर है। तो हमारे भाई उसमें लंबे लंबे बाल रखा करते थे, कटाने में पैसे नहीं होता, तो जैसे दाढ़ी बढ़ गई तो बाल उनके थोड़े लंबे लंबे थे उस वक्त। तो बिलासपुर की जो मजदूर भाई लोग आते थे वो बिल्डिंगों में अपने साइड में एक ईंटों का मकान बना के वो रहते थे, वही अपना काम करते थे। अब भूख हम लोगों के भाई, खाना अच्छा मिले तो जमाने हो गए थे, बहुत जमाने हो गए थे। तो फिर हम लोग गए वहां पे, काम शुरू किया तो चक्कर भी आया। तो क्या खाए हुए नहीं हो? तो अब किसको क्या बताएं कि नहीं। तो फिर उन्होंने एक हमको पाइपलाइन पकड़ाई कि तुम तराई करो, इस तरह का काम दिया उन्होंने हमको सपोर्ट ही किया उस मामले में। तो दोपहर में 1 बजे लगभग लंच होता है, मतलब वर्कर लोग अपना खाना वाना खाते हैं। तो वो अपना खाना वो लोग क्या है ना, सब्जी बनाते हैं उसमें रसा बहुत रहता है। हाँ, वो तरी बहुत रहती है, वो पूरा एकदम बना के खाए। अब हम लोग वहीं लेटे, हम सोचे शाम को पैसा मिले तब हम लोग खाएंगे। तो अब मुंह में पूरा पानी पानी। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती काफी दिनों से, तो यहाँ पे ऐंठन होती है पेट में एक, तो यहाँ पे जो थूक जिसको हम लोग बोलते हैं पानी हो जाता पूरा। तो मन थोड़ा विचलित हो जाता, मतलब थोड़ा सा अजीब सा होने लगता है। फिर वो हमने कहा कितना शर्म करेंगे। उन्होंने फिलहाल हम लोग से पूछा कि खाओगे? तो भैया बोले नहीं। तो भैया से, जो बड़े भैया से उन्होंने कहा भी कि तुम लोग क्या पहले नाचने गाने वाला काम करते हो क्या, बाल बोल लंबे रखाए हो? तो भैया के बताया मैं एमएससी किया हुआ हूँ। और आज मतलब उसको हम लोग फरी लिए, देखो उनकी गलती नहीं है उस समय, वो बेचारे जिस तरह अपने जिस माहौल में रहे, जितनी उनकी योग्यता है, जैसे उन्होंने देखा उसी तो बोलेंगे वो। अच्छा, बहुत गरीबी जब झेल रहे हो तो बहुत मैच्योर हो जाता है, तो आपको बुरा नहीं लगता किसी चीज का, बहुत मैच्योर हो जाता आदमी। हमारे हिसाब से वो एक लाश बन के खड़ा हो जाता है, उसके कान में रुई लगा लेता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो फिर लास्ट में हमने जगह में थोड़ा वो खाना हो तो हमको देते हो, तो नहीं भूख लगी बहुत दिन से खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा भैया हमने तुम्हें पूछ रहा तुमने खाओ नहीं? हमने उसमें शर्म आवत रहा है मैं खवाई दो। तो खाना फिर थोड़ा वो बचा, हम लोगों ने खाया, तो भैया ने भी खाया। शाम को हुए हम लोग तो 140 रुपए हम लोग का बना दिहाड़ी। तो 100 रुपए लेके 40 रुपए रोक लिया, ये हर जगह होता ही है। 100 रुपए गए, सबसे पहले हम लोग एक राज स्वीट साउथ था, वहां समोसे लिए। उसमें साहब 5 रुपए 2 समोसे मिला करते थे, 2.5 रुपए का समोसा था यहाँ। समोसे हम लोगों ने खाए 2-2। फिर 8 रुपए किलो चावल था, शायद 8 ही रुपए किलो था वो चावल, नहीं गेहूं। तो भैया ने कहा काम करते हैं यार, मुझे ऐसा खर्च करो कि मतलब कुछ चलने लगे पेट में, अनाज जाना चाहिए पेट में, तो बहुत सारी कमजोरी चालू हो जाएगा, शरीर में मतलब बीमारियां पकड़ लेगा। तो 8 रुपए के गेहूं लेके हम लोग आए, और डिम्मी वाला नमक लेके आए, डिम्मी वाला होता था, वो शायद 1 रुपए किलो कुछ मिलता था, 2 रुपए किलो, क्योंकि उसमें टाटा का नमक 6-7 रुपए का पैकेट आता था। तो हम लोग उसको भिगोए मग में, जिसको जग मग वही वाला प्लास्टिक वाले बात कर रहा हूँ मैं, उसको भिगोए, और वो रात को भिगो सुबह फूल गया। तो उसको हम लोग जो है चबा लेते थे, वो नमक की डिम्मी थोड़ी काट के इसे डाल लेते थे, फिर वो चलता रहा धीरे धीरे। फिर हमने यार लगा कि 70 रुपए में पूरा दिन काम लेता, सही नहीं। हम लोग 3-4 दिन वहां पे गए। फिर 20 रुपए में यार रिक्शा किराया मिलता था, 20 रुपए जमा करो, उसको रिक्शा जो पैडल वाला होता है उसको चलाओ। क्योंकि जब हम काम करते तो कोई ना कोई जानने पहचान निकल आता ना, वो बात करते करते अरे आओ ये वाला काम करे, आओ ये वाला काम करे। हमने कितना के 300 रुपए बचा लेते हैं। हमने बढ़िया रात को चलाएंगे, वो देख भी नहीं पाएगा। अच्छा, रिक्शा हमने उससे पहले कभी चलाया नहीं था, वो एक तरफ भागता है, 3 पहिए रहते हैं। तो महबुल्लापुर में हम गए, महबुल्लापुर स्टेशन की बात है ये, तो वहीं बाजू में कोई रिक्शा लगा, उनका जो कोई मालिक हो गया, उनके बहुत सारे रिक्शे थे, लोग किराए पे लेके जाते थे। तो ज्यादा लोग चलाने वाले सीतापुर, कमलापुर, ये सब साइड के यहाँ पे जाते थे, उस बेल्ट में। तो हमने 20 रुपए उसको जमा करके और रिक्शा ले लिया। सवारी आती थी, स्मार्ट तो था ही, मैं थोड़ा ठीक ठाक, ऐसा लोग बोलते थे। मतलब चोंगू मोंगू बनने प्रयास में बहुत करता था, लेकिन कहीं ना कहीं दिख जाता था। तो बहुत से लोग आते, अरे यार लगते तो नहीं रिक्शा वाले हो तुम। एक सवारी हमको मिली लगभग
10-11 बजे का समय था। वो हमसे बोला दिन में चलाओगे बहुत कमालोगे। हमने यार दिन में देख लेगा कोई बेइज्जती हो जाएगा। अच्छा, हम सबसे 200 से दूर भाग गए थे। सबसे 200 लोग था कि इसके अंदर एटीट्यूड आ गया, लेकिन मैं बहुत दूर भाग, क्योंकि यार मतलब आपका मैं कब तक खाऊंगा। जैसे आपने आज हमको कुछ खिला दिया, कल खिला दिया, परसों, कोई सीमा तो होना चाहिए कि 900 हमारे पास आएगा या मंडे ट्यूसडे से मेरे पास आएगा। बिल्कुल। कब तक खाएंगे आपका? आप तो या तो मुझे कंजूस बोलोगे या तो बोलोगे सब, मतलब कुछ तो करोगे उसमें। बट जब हमारे पास आने का कोई, अच्छा उधार पैसे में 500 रुपए मानो किसी मांग लेता जो उसकी, फिलहाल तो उसमें देने वाला कोई था नहीं, मैं वापस क्यों करूंगा? हाँ, ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए भाई। वापस भाई कुछ तो मैं पता हो कि कहाँ से आएगा। दुकानदार से बात के लिए, भैया ऐसी बुरा स्थिति है, ऐसा सा मामला है, कैसे बोलो सपोर्ट किया हमारा, कृपया ले जाओ, जब हो तो दे दिया करिए, यहाँ पे आके इकट्ठा लेते। मकान मालिक से हम लोगों ने कहा, कोई गुप्ता जी थे मकान मालिक, तो कहें ठीक है साल भर में 8 महीने का एक साथ तुम किराया दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिक्शा वाले पकड़ पे आते हैं, तो उसमें सवारी बैठी, एक कपल था कोई, कहें कि वो बाजू में जाना था उनको, पास में ही, मतलब राम राम बैंक में कोई चौराहा था, उनके वहीं पे जाना है, कै रुपए लोगे? बोले जो समझो। कर रहे हो तो पता हो ना कि कितना किराया चलता है। हमने जो समझो बैठ जाओ आप। तो बैठे, तो वो रेलवे ट्रैक की पटरियां है वहां पे, क्रॉसिंग बना देखना आप कभी भी। तो रिक्शा वहां से निकला, तो नीचे तुम ढलाना, तो डिवाइडर चौड़ा सा बना था, रिक्शा पलट गया। तो गिरे, हम भी गिरे, लेकिन रिक्शा से जब कोई गिरता है तो जल्दी चोट नहीं लगती, नहीं उस टाइप का बना होता है, हल्का हल्का, हाँ बाहर निकल जाता है, वो थोड़ा उठा हुआ होता है। हमको मारा पीटा नहीं उन्होंने, लेकिन हमको कोई उनकी जो शब्दावली थी, वो वाली शब्दावली, कोई कसर हमको नहीं छोड़े हैं फिलहाल बोलने में। हमने यार इससे बढ़िया तो वही 70 रुपये वाला बढ़िया था, अपना करते थे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग के अंदर देख भी नहीं रहा कोई। हमने कहा महाराज जी वापस कर लो, हमको नहीं चाहिए। फिर एक बंदा हमको इस वक्त मिल गया कि एक काम करे, कुकर बेचोगे? कंपनियां कुकर पकड़ाती हैं, घर घर जाके बेचो, इसमें ये मिलेगा। हमने यार ये काम भी बढ़िया है। कुकर ले लिए, क्या 3 पीस ले जाओ पहले, फिर मार्कशीट के लगा दो, पैसा होता नहीं तो उतना, जो 1500-2000 रुपए जमा करे। हम पूरा दिन कुकर बेचे, उसे पूरा होता है समझाना कि ये चम्मच में फ्री मिलेगा, इसमें ढक्कन फ्री मिलेगा, रबड़ ऐसा रहेगा, फलाना रहेगा, ये उस कंपनी का है, नया कंपनी लॉन्च हो रहा है। दोपहर में गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी, लखनऊ में आप जानते हैं गर्मी कितनी होती है। तो जिसका भी बेल बजाते थे तो वो मोहब्बत भरी 4 तो गालियां देता था पहले। कौन है, कहाँ से आए हो, सारे तुम नौटंकी तुम लोग फैलाते हो। तो हमने कहा इसी चलो जहाँ गाँव टच टाइप का मामला रहे वहां चलो। तो पहले ये तुम्हारे इधर महबूबा के पीछे थोड़ा गांव बस्ती टाइप लगा करते, तो उसी में घुस गए साइड में, एक जगह हम चले गए। तो वहां पे जगह, मतलब शाम हो गई, कुकर दिखाते दिखाते थक गए। एक जगह अम्मा के हाथ तो रोटी भी मांग के खाई हमने, अम्मा भूख लगी दे दो। गरीब आदमी के मामले मैं बहुत सम्मान करता हूँ। देखो अमीर मुंह फेर लेगा, लेकिन गरीब से अगर तुमने अगर एक रोटी भी मांग ली ना, तो मक्खन या तेल जो भी उसके पास है सेक के अलग ही तुम्हें और एक्स्ट्रा बढ़ा के देगा, तो बहुत सम्मान से खिलाता है। तो हमने भैया कुकर बाप नहीं बेच पाएंगे। फिर हमसे किसी ने कहा यार शादी में जो गुड्डे नहीं बनते हैं, गुड्डे जो हवा भरी रहती है, कार्टून बोलते हैं, कहने वो बन जाओ, उसमें 200 रुपए देंगे। तो हमने बढ़िया को पहचानेगा और इसको बन जाते हैं। तो हमने भैया से कहा तुम तैयारी करो और पैसा वैसा हम लेके आएंगे। कह रहे काहे तैयारी, जीवन यापन नहीं हो रहा है, हम देखो बनना बहुत जरूरी है। तो हम सोचते थे कि जैसे एक दिन कटता था हमारा, तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली है, बहुत बुरा समय कट गया, बहुत बड़ा मतलब। तो गए, तो भैया ने कहा काम करो, शादी जब खत्म होती है तो वहां पे पकौड़ी उकौड़ी चाय कुछ, मतलब वो चाट पकौड़ी कुछ मिलेगा, नाश्ता तो लेते आना। हमने ठीक है। तो हम अब तो पूरा मुंह ढक गया हमारा, कार्टून ऐसे बने घूम रहे, हाथ मिला रहे सबसे, कैसे खाएंगे भाई, कैसे खाएंगे, मुंह खुला तो कहीं खा भी लो। तो फिर जब ये सब हमारा रोल खत्म हुआ वहां पे घूमने उड़ने वाले से पार्टी, तो वहां कोई बचो ही नहीं। तो जैसे वो क्या होता है, एक वो तवा उसमें जो खुरचन टाइप की थी, वो पूरा बनवा के ले आए, तुम लोग खाए। कहीं नहीं ये काम छोड़ दो। हमने यार 2 बार गए वो काम करने, हम 2 दिन, मतलब कम ही समय में बहुत सारे किरदार हमने निभाए। अच्छा आज मुझे उस चीज का बड़ा अच्छा फील होता है। तो उसमें फिर मैं बाहर संतरी नहीं जो मूछ लगा के खड़े होते भाला पकड़ के, हमने ये बढ़िया है, जैसी पार्टी हल्की होगी जम से जाके खा के आएंगे थोड़ा बहुत।
वो मुछवा लगा के सर मुछवे ने रुके, कहीं नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, जो आया मजाक बनाए, हंसे। हमने कहा इसमें तो दरवाजे पे बेइज्जती हो रही, गुस्से हमारी बेइज्जती चालू करता है पहले आदमी। वो कहता और भाई क्या हाल है। अच्छा, उस माहौल में आप नहीं रह रहे होते हो, आपका लक्ष्य दूसरा है, आपका टारगेट दूसरा है, तो आपको वो चीजें बहुत हर्ट होती है अंदर अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो काम भी अपने छोड़ दिए। फिर एक घर में यहाँ काम पकड़ा मैंने, निराला नगर रामकृष्ण मठ मंदिर बना उसके पीछे थे, उनके यहाँ हमने खाना बनाने का काम शुरू किया। कुकिंग आई थी हल्की फुल्की, मैंने उनसे झूठ बोला मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, लेकिन एक दो बार नमक ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हमने बनाना स्टार्ट किया। लेकिन हमने एक चीज देखा है, आज भी मैं उस चीज को महसूस करता हूँ, बहुत अमीरों के यहाँ ना फेकपन ज्यादा होता है, बनावटी चेहरे बहुत बनावटी बहुत, जी बिल्कुल। वो बहुत अच्छा खाना उनका खराब रहता, लेकिन वो खाना मुझे वो खाने नहीं देते थे, मुझे फंगस लगा हुआ खाना देते थे कि जैसे लाइक जैसे फफूंदी व्हाइट वाली लग जाती है। और मेरी भूख भी उस चरम सीमा पर रहती थी कि हम उसको हटा के खा लेते थे। हम बीमार भी कभी नहीं हुए, कुछ ईश्वर ऐसी कृपा रही, महादेव के भक्त रहे, हम कभी बीमार भी नहीं हुए। चलता रहा, ये चलता रहा। फिर भैया ने ट्यूशन भी पकड़ी, स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, हमारी दैनिक स्थिति बढ़िया हुई। कपड़े आपको हम बताएं, आज जब हम कोई ब्रांड वर्ड पहनते हैं तो सोचा करते हैं, 4 बार ठेले पे 25 रुपए की शर्ट मिली थी, वो लोग बोलते सेकंड हैंड रहता है जैसा, पता नहीं, वो ठेले बहुत सारे बेचते थे ठेले रख के। और एक हमारे रिलैक्सो चप्पल हुआ करती थी, और एक पैंट थी हमारे पास, तो पीछे फट गई थी, एक ही पैंट। लखनऊ में इतनी भयानक सर्दी में मैं, लोग कहते स्वेटर कहाँ है, बिना स्वेटर घूम रहे हो, बहुत से लोग बोलते थे। हम कहते धुल के डालिया है, स्वेटर हमारे पास नहीं हुआ करता था, बनियान भी नहीं, ऐसे पहने रहते थे, चप्पल वही पहन में रगड़ी है पूरी, और वही 25 रुपए शर्ट में 2.5 साल पहना हो, जब तक वो फटी ना गई, हिंस फटी गई, हिंस फटी गई, कई बार ऐसे तो पीछे चर्रा फटी गई। आत्मबल महाराज देखिए आप कि हमारी पीछे पैंट फट गई, शायद हमारा भैया इंटरव्यू देखेंगे उनको वो पल याद आएगा, या हमारे साथ जो पढ़े लोग हैं या जिन मैडमों ने पढ़ाया अगर वो देखेंगे तो उनको इससे याद आएगा कि वही लड़का है। तो उस कलर का हमको धागा नहीं मिला जो मैं सिल लूं। हमारे यहाँ बहुत पहले रील, उसको रीले बोलते हैं धागे की उसको, तो सफेद रंग का पड़ा था मोटा वाला धागा, वो हमने वो ली, उसी से उसको सिल लिया। और रामाधीन जब जाते थे हम तो लोग बोलते अरे पैंट में देखो, एक आदमियों का एक नेचर होता है इंसान सबका कि आपका 6 फीट का शरीर है, वो कुछ नहीं लगे, जहां पे आपकी कमजोरी चिपकी है वहीं पे नजर जाता है आदमी का। क्या देखो अरे अब जो भाई तुम्हारी पैंट फटी है यार, अरे सफेद धागे से चकतिया दिख रही है दूर से। हमने भाई है तो है, हमने ये तो पूरा ये देखो ना शरीर यार, ये पीछे का देख रहे हो, यहाँ पे फटा हुआ। अच्छा, इन सब चीजों से कई बार मैं ऐसा सोचा कि यार अभिजीत सिंह पटेल, तुम्हारी सारी परेशानियां भगवान ने तुम्ही को मतलब कुंडली में बैठाल दी है क्या? अगर कुंडली की बात करें तो, या जीवन में बैठाल दी। अब उसमें मैं भगवान को कभी कभी बहुत गुस्सा होता था, मैं शिवलिंग को पकड़ लेता था और बहुत चुमता था, और गालियां बहुत निकलता था मन में कि इतना मैं आपको मानता हूँ। मतलब मैं पूजा वाली टाइप की नहीं किया हूँ कभी, माला फिराने वाली वो सब कुछ नहीं है, मतलब मन में श्रद्धा हुआ रही। हाँ, मैं सोमवार शायद जन्मे हूँ, मेरा सोमवार जन्म हुआ था, वो शुरू से हमारी भावना रही। हमने ये सब भगवान इतना मतलब साला इतना जीवन हमारा बेकार हो रहा है कि खाने तो को मोहताज हो रहा हूँ, सब दुनिया हम पे हंस रही है। और कई बार तो ऐसा हुआ दोस्तों का, चलो एक पार्टी में, हम तैयार तो बैठे हैं, नहीं कहीं के तैयार होके आओ, और हम एकदम तैयार होके बैठे हैं। मतलब उनका हमारा जो कपड़ा है, उनका कपड़ा हम जो घर पार्टी के लिए पहनते थे, उनका वो घर वाला कपड़ा उससे VIP। तो हमने कहा, फिर हम कुछ बोल ही ना पाए, हमें चलो तैयार होके आते हैं, फिर मैं जाते नहीं था, क्योंकि कपड़े वपड़े कई जगह बहुत मायने रखते हैं पार्टियों में। बिल्कुल रखते हैं, है ना। और उतना ज्यादा मेरा दिमाग ब्रेन का उस जगह स्ट्रांग भी नहीं हो पाया था मेरा कि पता लगा मैं सब चीज फेस करूं। खैर चलता रहा इसे धीरे धीरे, फिर मैं मुंबई चला गया 2012 में। वहां अमर सिंह से आप कब मुलाकात हुई थी? एक्चुअली मुंबई में गया था, मुंबई से पहले मैं लखनऊ में हर जगह बैनर लगे हुए होते थे, माता जागरण के। अच्छा। वो कपड़े के पहले टंगते थे, आपने देखा होगा, नीचे वो ढीला टाइप का बांधते थे कि उड़े उड़े ना छेद होते थे। तो मैं डेट नोट कर लेता था कि प्रसाद नहीं खाना है, मेरा भोजन व्यवस्था है। तो मैं दबा के जाता था
मतलब कई लोग, पंडित जी भी हमको चेहरा से पहचानने लगे कि लौंडा आया तो 5-6 पूड़ी खाएगा बैठ के। अपनी व्यवस्था अपने भाई की व्यवस्था में करके जाता था। हम जागरण में नहीं आनंदित होते थे, हम सोचते कब बारी आएगी जो प्रसाद बटेगा। परिवर्तन चौक पे आप जाएंगे इधर के लिए तो क्लार्क अवध का होटल है, उसके सामने वहां पे शनिवार के दिन तहड़ी टाइप का वो मिलता था, तो वहां सबसे पहले लाइन लगने वाला बंदा मैं ही होता था। वहां पे पहचानने लगे थे हमको। और हर दिन वहां पे गुड़ पानी मिलता था, शायद अभी भी मिलता हो, तो कहीं कुछ नहीं होता तो गुड़ पानी आ जाता था लेने के लिए। तो हमको किसी ने बताया कि तुम थिएटर करो यार अब जी, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, तुम बहुत बोल्ड हो, तुम्हारी ये पर्सनालिटी अच्छी है। तो हमने यार, हमारा शुरू से सपना था कि मैंने हाथ हिलाऊंगा तो लोग देखेंगे, ये सब चीजें। मैं अगर उस वक्त बोल दूं कि मैं सोचता था कि समाज के लिए करूंगा, ये सब फालतूगिरी वाली बातें होंगी, दिखावा होगा, ये कुछ नहीं सोचता था मैं सोचता था कि कुछ बड़ा करूंगा बस। तो इतना सब चीजों में बंध गए थे कि आपको बताएं, ऐसा हो जाता था कभी कभी। अब एक चीज बताएं आपको, कभी आगे फिर इंटरव्यू होगा, कभी बैठेंगे हम, आप बात करेंगे कि सब्जी का ठेला जो रात को नहीं केले बेचेगा तो दिन में, तो शाम को वहीं डाल देते हैं बंद के, मतलब सौंकट डाल के कहीं लॉक कर देते हैं, पड़ा रोड किनारे। मैं इसमें पड़ा रहता था। ये तुम्हारा उमराव सिनेमा हॉल है, उसके बाजू में, उसके पास वाले में पेट्रोल पंप हुआ करता था एक, वहां भी एक एटीएम था, एटीएम लगा था उसके अंदर, पेट्रोल पंप के अंदर। अब तो वहां चेंज हो गया, काफी मॉल टाइप का बन गया। उसके सामने ब्रिज है, ब्रिज के नीचे ठेले लगा देते थे। वहां पे मच्छर, बहुत बड़े बड़े मच्छर हुआ करते थे, वो डांस जब हम काटते थे वैसे पड़े सोते रहते, लोग हमसे आगे जाते हजार मच्छर, और कभी हमको कोई बीमारी नहीं हुई। मतलब वो उस तरह सब चलता रहा कभी सब चीजें। तो हमसे लोगों ने कहा कि थिएटर कर लो। हमने यार थिएटर तो बढ़िया चीज है, तो अच्छा शर्म हिचक तो लगती थी कि कैसे आके करेंगे सब चीजें, लेकिन 500 रुपया मिलेगा, तो हमको थिएटर चिंता नहीं थी, हमको 500 रुपया चिंता थी। तो यहाँ पे वो सीनियर हुआ करते थे, वो गुरुजी पंडित अर्जुन मिश्रा जी, वो शायद अब नहीं रहे यहाँ पे, दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वो थिएटर प्ले कर रहे थे रामायण का। हम लोगों ने कहा 2 बजे पहुंचना है, ये तुम्हारे यहीं की बात है, महानगर की ही बात है। उनका आवाज से घर ही पे उन्होंने बुलाया था, रिहर्सल हो रही थी। तो मैं एक रेंजर साइकिल खरीदा था उसी समय, ये सब कमाई में 500 रुपये का, मोटे टायर वाला, छोटा वाला था। उतरा नीचे तो पंचर थी वो। अब हमारा बुद्धि ना काम करे, हमने कि भगवान कोई काम करने शुरू करने चलता हूँ, बाधा पहले बन जाती है। तो मैं साइकिल बैठा, पंचर साइकिल पे, अब खड़ा की आवाज आए, कभी टायर उससे नीचे उतर जाए, सब लोग साइकिल पंचर है, अच्छा पंचर है, अब देख पता नहीं था। फिर थोड़ा लगी, देख सब फिर बैठ गए उस पे। इस तरह मैं पहुंचा यहाँ पे, मेरा पसीने पूरा लथपथ शरीर, तो अंदर में गुस्सा सब ऐसे करने लगे, मतलब इतना हमारे शरीर से महक आने लगा था। तो लेकिन कभी थिएटर किए हो, बड़ा सम्मान दिया उन्होंने मुझे कि थिएटर किए हो, कि पसीना उसा कितना, हमने अरे पूछो मत, हमने पूछो मत। हमारे अंदर हमने उनसे कहा सर हमारे अंदर कोई हुनर टैलेंट हो तो बताई दो हमें, आप जो काम दो हम कर, जो भी रोल जो भी दिवैया आप दे दो, आप देख लो बुद्धि कला वाला है कि नहीं है। तो जिंदगी आपको जो सिखाती है नए नए किरदार, वो एक्चुअल आपको वो चीज सिखाती है। जिंदगी एक रंगमंच है, रंगमंच है। हाँ, यहाँ हर आदमी, यहाँ पे जो हर किरदार जिया है वही आके चमका है, और उसको हर चीज का नॉलेज होता है, अच्छा वाला। बिल्कुल होता है। देखो जिंदगी किताबों में जो लिखा वो एक्चुअल में होता नहीं है। हमने अपना महसूस किया किताबों में जो बहुत सारी चीजें लिखी, एक्चुअल में नहीं होता है। वो जो एक्चुअल में होता है वो किताबों में नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। तो आए तो उन्होंने कहा तुम हनुमान जी बन जाओ हमारे शरीर को देखते हुए। तो मैं पूरा जय श्री राम करके हुए एकदम पूरा वैसे करके ठीक रिहर्सल हुआ, ठीक ठाक हुआ। खैर सब लोग बड़ा सम्मान प्यार दिए हमको। संगीत नाट एकेडमी में मेरा पहला प्रोग्राम लगा था रिजर्व बैंक के सामने। तो अब हमारा नेचर बहुत फनी था। मैं मतलब कभी एक्चुअली मैं जब सोचने लगता तो मैं बहुत कुछ सोचने लगता था कि क्या होगा भविष्य, तो मैं सोचता ही नहीं था। जो अभी मतलब इसी पल को एंजॉय करो, वो थीम दिमाग में आ गई थी। तो हमसे वो कहने लगे कि अब हमारी एंट्री होने वाली थी, तो हमारा पूछ वो लोग गायब कर दिए। मतलब ऐसा हम किसी का मुकुट गायब करते कुछ भी। ऐसा थिएटर क्या तो सामने लाइव चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल। वो फिल्म तो है नहीं, कट हो जाएगी।
अब पीछे रहता अंधेरा, आपने देखा स्टेज पीछे अंधेरा रहता है। बिल्कुल रहता है। अब मैं ढूंढूं पूंछ कहाँ हमारी, अब पूंछ के बिना हनुमान जी अधूरे। तो राम जी का डायलॉग चल रहा था, वो लाइन निकल गई, उनको पता कि लाइन के बाद हनुमान जी की एंट्री होने वाली है, हनुमान जी पहुंचे ही नहीं, सब लोग शॉक्ड। फिर मैं एक बार एंट्री लिया बिना पूछ के, तो मैं प्रॉपर स्टेज पे नहीं आया, मंच पे, थोड़ा सा वो विंग्स बनी होती है ना, उसमें थोड़ा सा पीछे रहा मैं कि पूछ कैसा छुप जाए, तभी पब्लिक ने देख लिया, बहुत उसमें हंसी पड़ी। तो इस तरह सब चलता रहा, अच्छा लगा उनको भी। तो उन्होंने शायद मुझे 500 नहीं 800 रुपए दिए थे हमारे काम को देखते हुए। फिर उसमें हमको बहुत बड़ी गलतफहमी तैयार हो गई कि हमको एक्टर आप बनना है, एक्टर बन जाएंगे हम। कि बड़ा कुछ करेंगे। हमने घर वालों से कहा मुझे एक्टर बनना है। कहीं कैसे जाओगे, तुम्हारा कोई मिलने वाला नहीं, तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं। अच्छा, शायद उसमें हम थोड़ा खूबसूरत थे भी, मतलब फिट रहा करते थे। गरीबी अपने आप फिट कर देती, एब्स अपने आप ही निकल आए थे। गरीबी उधर झेल झेल के सब अपने आप पेट का साइज वैसे कट गया था। तो कहीं ठीक है जाओ। तो शायद मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, मेरी माँ ने हमारे पिताजी को, पहली बार वो मुझे बड़ा बुरा लगा था। बुरा मुझे ये सब फेस करते नहीं लगता था, बुरा मुझे लगता था सबसे ज्यादा कि यार हमारे पिताजी का इतना सब कुछ लॉस हुआ हमारी वजह से, मतलब हम लोगों की वजह से। मैं हर चीज अपने ऊपर लेता था, तो मैं कब वो सब जमीन उतनी खरीद पाऊंगा, सब चीजें ऐसे कैसे मकान बना पाऊंगा। सबकी उम्र बढ़ रही थी, कब शादियां होंगी, कैसे क्या होगा, कैसे बाहर के सदस्य को लाके यहाँ रखेंगे घर पे। तो मेरी माँ ने कुंडल, उसमें 10,000 रुपए में कुआं, हमारे यहाँ तहसील है, तो वहां पे सुनार के यहाँ गिरवी डाले, तो 10,000 रुपए उन्होंने मुझे दिया, मुझको बताया नहीं। लेकिन ये तो मुझे पता था कि हमारे घर में 10,000 रुपए निकल आना मतलब हमारे लिए 10, उसमें लगा 10 लाख के बराबर होंगे। हमें 10,000 रुपए कहाँ से निकल आया। तो हमारे शुरू से माहौल बड़ा ओपन रहा है कि मतलब पैसे रखे तो ऐसे रखे, मतलब हम लोग तिजोरी वाला कभी जीवन नहीं देखे हैं, जो है सब सामने ही है। तो हम लोग, तो मैं गया, हमने चलो ठीक है, हम गोरेगांव ईस्ट में रहे हैं। हमको 2.5-3 महीना समझे में नहीं आया कि करना क्या है, मुंबई क्या है और करना क्या है, करने क्या है। हमारे रेलवे ट्रैक पे शाम को जाके मेट्रो ट्रेन देखा करते थे, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, बस यही। शाम को फिर वही बस्ता अपना खाना पीने वाला, सबसे सस्ता खाना खाते थे। जब कहीं कीचड़ उचड़ में कहीं पे 7 रुपए में, उसमें मुंबई में 7 रुपए भरपेट खाना खिलाता था। इस जगह पन्नी उन्नी तांगे, पानी उनी। आज लगता है कि यार बिस्लेरी नहीं होगा तो शायद ये नहीं होगा। उस समय सोचते नहीं था कि पानी मिले कैसा भी मिले। 2.5 में वापस आ गए। हमने ये फर्जी पंगा ले लिया, 10,000 रुपए पापा खर्च करा दिए पिताजी का अपने, क्योंकि हमारा खुद का कमाया वो करोड़ों चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर से लेना उस संकट के समय बड़ा बुरा लगा। फिर यहाँ सीखे साके फिर दोबारा गए, 2012 3 मार्च को गए, फिर दोबारा मुंबई गए। हाँ मुंबई गया। जिद्दी तो बहुत था मैं शुरू से, ठान लिया तो करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वहां गए तो कुछ, एक्चुअली मुंबई की लाइफ जो है, फिल्म लाइन बता रहा हूँ मैं, कहना नहीं चाहिए क्योंकि आज मैं उस लाइन से दूर हूँ, तो किसी को बहुत संघर्ष मांगती है और बहुत किस्मत वाले लोग ही चमकते हैं और मेहनत वहाँ बहुत लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत पूरी फेक लाइफ है। वहाँ के लोग झूठ भरपूर करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, बातों बातों में इस्तेमाल करने वाला सीन रहता है। हम उस माहौल में कभी रहे नहीं, सच्चाई पे रहे कि गड्ढा खोदना तो पानी पीना है, तो शायद उस माहौल को हम एडजस्ट नहीं कर पाए। तो लगे फिलहाल बहुत दिन रहे, फिर एक दिन ऐसे ही प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा फिल्म आई थी, कार्तिक आर्यन जी की आई थी, नए लॉन्च हुए थे वो। तो JW मैरिट होटल में हमारी शाम के वक्त माननीय अमर सिंह जी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छा नेचर भी था उनका। इतना बोल्ड हो गया था, मैं तुरंत जाके बात करने लगता था। जैसे बोला माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तुरंत जाके बात करने लगूंगा। मुझे झिझक नहीं लगती है, कुछ नहीं लगता है कि आदमी क्या मना कर देगा बात करने से। खत्म हो चुका था, खत्म हो गया। क्या है, ठीक है, नहीं होगा, भगा देंगे, क्या होगा इससे ज्यादा। उनसे हमने कहा कि हमको भी कुछ, तो अब उनके पास तो उसमें भाई पीक लेवल, एक अच्छे लेवल पे वो नेता थे, उनको 50 हजारों आदमी, लाखों आदमी उनसे जुड़ा हुआ था। तो उनके साथ कुछ इनका चेला चपाटी था, उसने मुझसे कहा कल आओ। तो मिले, तो उनके माध्यम से हमने भी कुछ काम किया। फिर कोविड में, हाँ मुंबई में एक बार, फिर वही गरीबी कभी हमसे दूर ही नहीं भगी।
वहाँ पे बहुत वो वाला, फिर हमने बैटरी का काम स्टार्ट किया वहाँ पे। नाम भी मुझे याद आ रहा कैटरिंग का, सराज की कैटरिंग थी, तो उसमें मुझे उसने काम दिया। तो अब उसमें मैंने देखा कि वो जिसमें खाना रखते हैं, वो पूरे मेज ये सब उठाना बहुत बहुत वजनदार होती है, वो सब उठाना, वो सब करना दिन भर। फिर शाम को पार्टी तैयार होके एकदम टाई लगा के, वो पहली बार वो बांधा था मैंने, वो उसको पहली बार जानते थे, उसको वो बोलते हैं, वो बांध के एकदम कार्टून टाइप के खड़े हैं, और सब एकदम ग्लैमर। हम कहा यार करने क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ भी, वो मतलब लखनऊ वाला हीरो बन गए बेटर। हाँ, कि लखनऊ वाला भी पिंड यहाँ हमका पीछा नहीं छोड़ा है। तो फिर ये सब चलता रहा। फिर एक बार हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा काम कर ले, तो हमने, मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। हमने खाने में क्या होगा, आराम से कंचली घुमाएंगे बेटे बेटे, काम करना नहीं पड़ेगा। तो वहां भी खाना वाना बनाते रहे। फिर एक दिन मैंने चाय जगह कॉफी पकड़ ली, तो उसमें वो लोग आए और गाली दी मुझे, कहा औकात है तेरी, ये सब तुम लोगों के लिए, मतलब हमारी नहीं सबके लिए बोला था। ये बुरा मुझे लगा, क्योंकि वो लोग पहले से वो काम कर रहे थे, तो शायद उस माहौल में डल चुके थे। तो हमने औकात तो देश चलाने तक की है, लेकिन समय समय की बात है। अच्छा, ये माइंडसेट मेरा क्लियर था कि कहीं भी काम करना सिर्फ इन दिनों को काटने के लिए करना है, लेकिन लक्ष्य जो होगा, राजनीति नहीं सोचा था मैंने, लेकिन हमें लक्ष्य जो रखेंगे वो बड़ा ही करना है कुछ। फिर वहां से धीरे धीरे दिमाग में आया कि कुछ अगर यहाँ पे जन्मे हैं भारत में, जैसे अपना आदर्श में भगत सिंह जी को मानता था, वो अग्रेसिव वाला सीन मेरा हमेशा शुरू से रहा, तेज तर्रार वाला। हमको सुस्त लाइफ पसंद नहीं है, मुझे जिस दिन सुस्ते है मैं सो जाऊंगा, मुझे तेज तर्रार लाइफ पसंद है, कट टू कट वाला। और इतना सब झेल के एकदम पत्थर जैसा दिल हो गया था मेरा। तुरंत मैं वापस आया, कोविड लगा, कोविड में वापस आ गया। एक पल के लिए सब खत्म, सब फिनिश हो गया कि कुछ नहीं बचा। मुंबई रहे 3 साल, घर वाले भी टेंशन में। लेकिन मैं जैसे मेरा माइंड सेट हमेशा लग रहा था कि सब खत्म, लेकिन फिर भी मुझे दिल में आवाज आती थी जब मैं अकेले में बैठ सोता था कि यार हार मत मान, कुछ करना है यार, जीवन मिला, बहुत झेला है। अच्छा, ये भी सत्य है कि जो बहुत जीवन में झेलना सबको एक बार पड़ता ही है। मैं कोई स्पेशल, मैं ऊपर वाला मुसीबत उसी को देता है जो सहने लायक रहता है, सहने लायक रहता है, और ये जिसको कुछ वो अलग करवाना चाहता है, उसके हाथों से उतनी मुसीबतें डाल देता है कि अभी आदमी झेल लायक नहीं, बाद में पड़ेगी तो हो सकता है आदमी पलट जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये तो कहीं ना कहीं मतलब एहसास होने लगा था हमने, यार हर किसी के जीवन में या तो मुसीबत बुढ़ापे में आती है, या तो शुरुआत जवानी में आ जाती है। जवानी तो अभी पूरा कांटों पे तूने झेला है, हमने कुछ तो बड़ा होगा। देन भैया मैं यहाँ से फिर कुछ मुंबई से कुछ पैसे से थे हमारे पास, लेकिन मेरे भाई जो है राम जैसे भाई है। इसी बीच नागेंद्र पटेल नाम है इनका, वो पशुपालन संविदा विभाग में नौकरी करते हैं। उन्होंने हमारे घर को बहुत मेन, अगर हीरो में घर का है तो वही हीरो है। उन्होंने बहुत काम करके अपने उस पशुपालन विभाग से हमारे लोगों का जीवन यापन किया। और मुझे मैं कभी पीड़ा अपनी शो नहीं करता था, लेकिन फिर भी भाई होने नाते पढ़ तो लेते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे जितना भी महसूस किया, आगे से आगे बढ़ के हमारे सपोर्ट करने प्रयास करते थे। शायद मैं ये सब बातें बोलता तो शायद ये सब हमको दिन देखने भी ना पड़ते, लेकिन मैं सोचता था कि यार क्यों, मतलब 2 रुपए कमाते हैं, माँ बाप सबको देख रहे हैं, क्यों सब जाके झमेला बनो। सपने, मैं पैदा गांव में हुआ, तुमको देश में, उत्तर प्रदेश में, देश में विदेश में नाम पैदा करना है। लाइन चुनी मैंने अपनी मर्जी से, भाई जो भी लाइन चुनना अपनी मर्जी चुनी मैंने, जो भी क्षेत्र चुना है उसमें माँ बाप की क्या दोष है? कोई दोष नहीं, बिल्कुल। जब चुना, मैं जीरो हूँ, अगर मुझे हीरो बनना है तो स्वाभाविक सी बात है वो हमें परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर वहां पे आए तो भाई मकान बनवाया हम लोगों ने दूसरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने शादी की, टोटल मैंने एक सपना था मैंने शादी में करूंगा, किया, मुझे मिला, सुकून मिला कि मैंने टोटल जो भी उसमें खर्च होता है वो टोटल मैंने अपने उससे किया। भाई शादी हुई, फिर यहाँ राजनीति क्षेत्र में फिर मैंने कदम रखा। जब आप काम कर रहे थे, हाँ मान लीजिए ऑटो रिक्शा चला रहे थे, आप एटीएम पे काम कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे, तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो आपको पिताजी को कहा कि आप भेजे थे लखनऊ पढ़ने के लिए, आपका बच्चा ये काम कर रहा है? गांव तक बात पहुंची थी? अगर ये बात उनको लोगों को पता लग जाती ना, तो लोग धरना देने के लिए गेट पे आते हैं, हमारे यहाँ तो ढपले पीटने गेट पे आ जाते हैं कि ओहो देख रहे हो अब आए हो, ये पहले कह रहे थे हम
बुला लो अपनी औलादों को यहाँ। और जैसे हम लोग गांव जब जाते थे कहते थे अरे हट जाओ हट जाओ, आईएएस आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं बड़े वाले भाई के लिए, हम अरे हट जाओ भाई हीरो साहब आ रहे हैं, या नेताजी आ रहे हैं, या फलाने आ रहे हैं, हट जाओ बढ़िया। मतलब जो व्यक्ति वहां भैंस चला रहा था वो भी हम लोग इस तरह कमेंटबाजी पास करता था। तो ये तो बात तो हम तो किसी मर जाते लेकिन बात नहीं बताते किसी को। फिर माँ बाप किसी के भी हों, अगर उसको पता लग जाए कि हमारा लड़का हमारे बच्चे इस मुसीबत में अगर जीवन जी रहे हैं, तो शायद या तो वो सुसाइड कर लेगा, या तो जो कुछ बचा है वो सब बेच के भेज देगा। अच्छा, ये एक माइंड सेट में क्लियर था देखो पूरी फैमिली का, कि भाई अगर कुछ ना बन पाए, सब बिक गया, तो लास्ट में कुछ लाके सब लोग खा लियो, सब लोग ऊपर निकल लियो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ तो फेस करने की क्षमता बचती नहीं। तो ये सबसे संघर्ष करो। अच्छा, अभी हमें लग रहा है कि ये जो चीजें आप यहाँ बहुत सारी चीजें हम लोग बताए हैं, क्या ये कभी अपने परिवार में भी बताते हैं ये सब चीजें, कि आप पहली बार सुन रहे होंगे ये सब? क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत फनी रूप में बताता हूँ। जैसे वो कहती है अरे अब ये तुम्हें क्या पता, तुमने ये चीज बनाई, अरे अपने के हम बहुत काम करो, हम करो, मतलब मैं उसको कभी सीरियस नहीं बताता हूँ। मैं अपनी माँ के, पिता के, या हमारे जुड़े हुए लोग, आज लाखों की तादाद में युवा साथी जुड़े हैं। आज तो खैर बहुत सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी आंखों में आंखें नम भी हो, हम सब खुश रहे हैं। हमें लगता है उस समय नम हुई हो या ना, लेकिन ये वीडियो जब आपके माँ बाप देखेंगे ना, जरूर एक बार रोएंगे। वो बातों में बह, मतलब भावनाओं में बह गया, तो इसलिए मैंने बताया आपको, लेकिन शायद मैं चाहता नहीं था ये सब बातें खुले। तो आप राजनीति की शुरुआत जब किए तो पहली बार आम आदमी पार्टी ही क्यों ज्वाइन कर लिए थे? मैं एक्चुअली, मुझे शुरू से बड़ा शौक था मंच पे बोलने का। तो मैं सबसे पहले आया था यहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सब लोगों ने कहा बड़ी पार्टियां हैं वो, और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है, महाराष्ट्र में जो हमने देखा है, मुंबई में देखा, वो चीज अलग है। तो कहा उसमें आम आदमी पार्टी नई नई शुरुआत कर रही थी, तो प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे माननीय सांसद संजय सिंह जी। बहुत अच्छे नेता है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं उनकी बहुत सारी स्पीच सुना करता था, तो उनका जो बेबाक रूप में बोलने का जो तरीका है, धाकड़ वाला, वो मुझे बहुत पसंद है। नेता में तो दम है। फिर मैं गया, ज्वाइन किया, खैर पर्सनालिटी का हर जगह मुझे फायदा मिला, तुरंत जिला उपाध्यक्ष बना दिया पहली बार में ही। लेकिन मैं रुका नहीं शाहजहांपुर, सीधा आया लखनऊ। फिर मैंने यहाँ फ्लैट लिया रेंट पे, जनेश्वर बिल्डिंग में, और यहाँ कार्यालय पे आना जाना बहुत चालू कर दिया। मैं सोचा संजय भाई हमको बाय नेम जान जाए, संजय भाई हमको बाय नेम जान जाए। तो हम लोग जानेंगे कैसे, क्योंकि भाई बहुत बड़ा कद है उनका, बहुत बड़े वो नेता हैं, हजारों लाखों के चाहने वाले। तो गांधी भवन में कार्यक्रम था, हमको मंच पे हमने कहा अच्छा जब यहाँ पे राजनीति में, तो राजनीति में भी जो पुराने दोस्त लोग जो थे, जो मुंबई जाने पे हम छूट गए थे, वो सब जुड़ गए धीरे धीरे। 5-6 गाड़ियां हम साथ लेके चला करते थे। तो हमने ऐसा ना हो कि हाल मुंबई वाला भी इसी क्षेत्र में ऐसे ही हो जाए मेरा। तो फिर हमने कहा नहीं, मतलब इसमें तो फ्रंट पे आना ही आना है, कुछ करना है ऐसा जो, क्योंकि हम जनता का भलाई जब भी कर सकते हैं, जनता का सहयोग जब भी कर सकते हैं, जो हमसे लोग जुड़े उनके मदद जब भी कर पाएंगे जब हम सामने होंगे कुछ ना कुछ। पर दबे हैं हम खुद ही है, तो उनको क्या ऊपर लाके बैठा पाएंगे हम? बिल्कुल, आप ऊपर हो गए तभी तो नीचे किसी को खींचोगे ऊपर के लिए। तो उसमें फिर हमने यहाँ गांधी भवन में हमको हाथ जोड़े, हमने कहा भैया बोलने का मौका दीजिए। स्पीच मिली हमको, अच्छा बोले, माननीय सांसद जी ने हमको बड़ा उसमें मोटिवेट किया, हमको बहुत सराहना की उन्होंने। और चलता रहा शुरुआत, जैसे विधानसभा चुनाव में उनके साथ कराया, बड़ा अच्छा अनुभव रहा हमारे साथ उनके साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आज भी इनको, और गुरु की बात करें तो मुझे गुरु की नजर से देखता हूँ। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको, और मैंने देखा भी उनको, और क्योंकि बहुत क्लोज रहे हम लोग, तो सबने वो प्यार दिया, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ की राजनीति में जातिवाद, बहुत सारी चीजों को लेके अभी आम आदमी पार्टी का जो काम करने तरीका है, वो शायद यहाँ यूपी में अभी बहुत सारी चीजों परिवर्तन होना बाकी है अभी। हाँ, बाकी है। फिर माननीय आशीष पटेल जी से मुलाकात हुई, जो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपना दल के। बिल्कुल, मैं अनुप्रिया जी से, दीदी अनुप्रिया जी से तो मैं बहुत बाद में मिला हूँ, पहले आशीष जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बात रखी है, तो उन्होंने ठीक है ज्वाइन करो।
तो उन्होंने कहा मतलब किस नहीं, आम आदमी पार्टी आप छोड़े किस वजह से, क्या रीजन था? एक्चुअली जब उसमें हम 1.5-2 साल रहे, लेकिन तमाम लोग हमसे जुड़ चुके थे। जब अभी तक का सारा संघर्ष जो हमारा रहा है वो मेरी आग अंदर जल रही थी। तो आम आदमी पार्टी में था तो मैंने दिन रात मेहनत की, 24-24 घंटे मेहनत की। मैंने उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां मैं पहुंचा ना हूं। किसी को फोन किया, भैया गोरखपुर आना है। लेकिन आप मदद जब ही कर पाएंगे जब आपको बैक सपोर्ट होगा, मतलब पावर होगी कहीं ना कहीं। भाई कोई सपोर्ट तो उस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ उसको नहीं बोलना चाहते हैं, वो चीज में बीच में तैयार होने लगी थी। तो मुझे लगा था कि बहुत से युवा साथी हमको फोन करते थे कि यार नेताजी मेरा ये वाला काम करवा दो या ये काम कर दो। अच्छा, मेरी शुरू से एक वो रही है, मेरा नेचर रहा है, स्वभाव रहा है कि हमसे जुड़ा व्यक्ति चाहे वो सही हो या गलत हो, गलत में भी 2 टाइप के होते हैं। मैं चरित्र के मामले में और चोरी चकारी के मामले में साथ नहीं देता। बाकी और किसी भी मामले में लड़का, मतलब हमने ये नहीं सोचते कि गलत के मामले को गरीब तुम्हारी कार्यशैली से रो रहा है, परेशान, वो नहीं। बाकी और कोई गलतियां अगर हो गई हैं तो मैं मरते दम तो साथ देता हूँ, ये सबको पता है। मेरा सर्वनाश हो जाए, मेरा जीवन मेरा पर मुकदमे लाइन लग जाए, लेकिन मैं साथ दूंगा। और इसी वजह से इतने कम दिनों में आज लाखों युवा मेरे साथ में हैं और जनाधार के दम पे मैं राजनीति करता हूँ। तो उसके बाद आपकी मुलाकात आशीष पटेल से हुई? हाँ, लगभग 1.5-2 साल बाद फिर मैंने प्लान बना कि कुछ चीजें हमको भी समझ में नहीं आ रही थी आम आदमी पार्टी में। तो माननीय आशीष जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे छोटे भाई जैसा प्यार दिया, बहुत सम्मान किया, हर जगह हमको प्लेटफॉर्म दिया, बोलने का मौका दिया। मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। और आदरणीय हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने हर जगह हमको प्लेटफॉर्म दिया। सबसे पहले बहुत बड़ा मंच दिया था यहाँ पे, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की, जो हमारी पार्टी संस्थापक है, उनकी जो जयंती मनाई जाती है उसमें हमको बोलने का मौका दिया। बहुत तादाद में लोग थे यहाँ पे। मंच पे आप अच्छा बोलते हैं या समाज में अच्छा कार्य करते हैं तो आपको हाईलाइट में समय नहीं लगता है। फिर आप जैसे भाई अगर मिल जाए, चीजें वो टैलेंट निकल के सामने आने का मौका मिल जाता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब जितनी मैं मुसीबतें झेला था उससे डबल हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिला, ये सच है। क्या वो जो चीजें वहां थी आम आदमी पार्टी में जो नहीं कर पाते थे, जो चीजें आपसे अनचाहे चाहे नहीं हो पाती थी, यहाँ आके पूरा हो रही है कि नहीं हो? हाँ, यहाँ पूरा सपोर्ट है। देखिए, पूरा सपोर्ट है। पार्टी खुला मौका देती है। बस पार्टी एक चीज, हर कोई पार्टी बोलेगी कि एक भाई कुछ भी ऐसा कार्य मत करो जो पार्टी पे दाग लगे। बाकी पार्टी ने मुझे पूरा मौका दिया। पार्टी ने अभिजीत सिंह पटेल जो थे उसको अभिजीत सिंह पटेल उर्फ सोनू बनाया। और हमको आज जो भी युवा साथी है जो जुड़े हुए हैं, माननीय आशीष पटेल जी का हमारे बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी के कुछ रूल भी तो रहते होंगे, आप पार्टी के अंदर में काम करना, अगर मान लीजिए आप कोई व्यक्तिगत संबंध है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, वो पार्टी नहीं चाह रही उसकी समस्याओं को सॉल्व किया जाए, अगर आपका व्यक्तिगत है, आपको लग रहा है कि वो आदमी सही है, मुझे मदद करनी चाहिए, तो आप किस मतलब पार्टी की चीजों को ध्यान देंगे या उसको मदद करेंगे पहले? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अगर मेरी मदद करने से पार्टी पे बहुत बड़ा दाग लगेगा तो शायद उसका मैं बीच के रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा। मुझे लगा पार्टी इसलिए मना कर रही है, मतलब उसको इग्नोर कर रही है, तो उसकी मैं मदद जरूर करूंगा। देखो, वो है तो मैं हूं। और माननीय मंत्री जी, हमारे जो नेता हैं, वो सब हम इसलिए जानते हैं कि अब ये क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत करते हैं आज, इसलिए उसके पीछे लंबा जनाधार जुड़ा हुआ है। आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत राजनीति में जब ही होगी जब आपके पीछे लोग जुड़े होंगे। लोग जुड़े नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब में। तो इसी पे काम करता हूँ और आज भी जितना भी लोगों को मैं न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ सरेआम, मुझे चाहे मध्य प्रदेश से फोन आता हो, चाहे बिहार मेरा बहुत अच्छा फैंस फॉलोइंग है। फैंस फॉलोइंग नहीं बोलेंगे, उनको भाई बोलेंगे। अपना फैंस एक अलग चीज विषय हो जाता है। भाई बहुत भारी तादाद में जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से भारी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, गुजरात से पाटीदार समाज बहुत लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। तो जैसे फोन आया कि वो नेताजी जरा इस पे आपसे बात कर लीजिए, तो मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा होगा कि ये मध्य प्रदेश है या गुजरात है, मैं कैसे बात करूं। मैंने अपना प्रयास भरपूर किया, उनका काम हुआ ना हुआ वो अलग विषय बात है। एक चर्चा में अभी हुई बहुत, पूरा हमें लगता है इंडिया में वो वायरल हुआ था, थप्पड़ कांड जो हुआ था विधायक जी का। जी। वो पूरी कहानी क्या है, मतलब उसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत तरह से बातें करते, वास्तविकता क्या थी, वो कांड हुआ क्यों था? एक्चुअली
अवधेश सिंह के जो धर्मपत्नी है पुष्पा सिंह जी, ये नगर पालिका का चुनाव चल रहा था, तो बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। तो शायद उनको ऐसा लगा, ज्यादा डिटेल तो हम भी नहीं जानते वहां पे, लेकिन जितना मेरे पास उसकी जो एक्चुअल कहानी जो है, उनको लगा कि योगेश जी हमारी मदद नहीं की है। तो उस बात को लेके आपस में उनका मनमुटाव वैसे चालू हुआ। फिर अभी जो गन्ना समिति वाला चुनाव चल रहे थे, उसी में अवधेश सिंह के द्वारा बहुत ही, जितनी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। किसी विधायक के ऊपर जो जनता द्वारा चुना हुआ है, इस तरह हाथ चला देना शोभनीय नहीं है। मेरा भाई, इसके लिए प्रशासन है, न्यायालय बना है। अगर हमें आपसे कोई शिकायत होगी तो जाके हम थाने में तहरीर देंगे, बिल्कुल देंगे, कोर्ट में जाके मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, है ना? बिल्कुल। ना कि हम हाथापाई आपके साथ खुद डिसीजन कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? तो वो कुछ गड़बड़ी, शायद राजू अग्रवाल उनका नाम था, जो वहां पे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे इनकी तरफ से, योगेश जी की तरफ से, माननीय विधायक जी जो है सदर विधायक योगेश वर्मा जी की तरफ से। तो वो गड़बड़ी थी, सूचना मिली। अच्छा, विधायक जी हमारे यहाँ बहुत प्रोटोकॉल से बहुत दूर रहते हैं, बहुत जमीनी से जुड़े हुए हैं माननीय विधायक जी। तो वो कभी आपने देखा होगा स्कूटी से निकल जाते हैं, कभी पैदल कहीं रोड बैठ जाएंगे। वो बहुत अच्छा लगता है राजनीति करने का उनका तरीका, बहुत जमीन से जुड़े हुए राजनीति करते हैं वो। जैसे यही चीज देखो, मैं कुछ नेताओं को बहुत पसंद करता हूँ, और हम किसी भी पार्टी में, अलग विषय है, लेकिन जो कि अंदर एक विशेषता होती है, उनको तो मैं हमेशा अपना भगवान जैसा मानता हूँ। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने, लोग बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा तो नीचे रोड देख के बता देते हैं, ऊपर से नीचे झांक के, नीचे अगर है वो दिखाई पड़ रही है रोड पगडंडिया की, किस गांव के लिए रास्ता जा रही है। ये अनुभव कैसे आता है? एसी बैठ के तो आएगा नहीं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हो। जब खड़े हो गए आप, लगातार गली गली जाओगे, वो धूल फांकोगे आप, कुर्ता तुम्हारा चरक से कभी नहीं चमकेगा, उसमें हमेशा मिट्टी की धूल से गंदे रहेगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्रीम नहीं दिखेगा। तब वो आके वो पहचान, विश्वास लोगों के बीच में जाके बढ़ता है, लोगों को भरोसा होता है कि मेरे नेता है। तो उस कांड में आपका नाम कैसे जुड़ गया था? आपने बहुत सारी वीडियो पे गालियां देते हैं, मतलब वायरल हो जाती है बहुत सारी चीजें, कैसे आप, डर नहीं लगता आपको कि? नहीं, हम डरते नहीं। देखो, अगर मुकदमों से डरोगे तो राजनीति में मैं कभी नहीं आता। और मुकदमे हम पे जो भी लगे हैं या लगते हैं, जहां भी भाषण देते हैं, कोई ना कोई मुकदमा हम पे लग ही जाता है, क्योंकि भाषण हमारा सब वीर रस का ज्यादा रहता है। हमारा मानना यह है कि मैं सुस्त मरी जिंदगी नहीं जी सकता। मैं जब तक रहूंगा शान से रहूंगा, जब तक रहूंगा जनता से सबसे पीछे बैठा व्यक्ति की आवाज सबसे आगे लेके आऊंगा। मैं जब तक रहूंगा, जब तक हमारे से जुड़े या हमारे सामने या जहां जहां तक हमारी कोशिश प्रयास रहेगा, किसी व्यक्ति का शोषण ना हो पाए, मैं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। चाहे पार्टी हम पे कार्रवाई कर दे या कोई भी हम पे कार्रवाई कर दे। मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मेरी पार्टी मुझे यहाँ से पार्टी से निकाल देगी, बहुत से ऐसे मोमेंट आते हैं, लेकिन मैं उस हद तक भी जाके कभी भी तैयार हो जाता हूँ। हम अपने आंखों के सामने एक नहीं 1000 वाक्य ऐसे बताऊंगा, क्योंकि वो जीवन मैंने जिया है। हमारे पापा ने हमको सोने का चम्मच लेके नहीं दिया था कि अभिजीत सिंह पटेल आए, बड़े बड़े महलों से उतरे हो, ये सब। हमने किसानी भले ना की हो, उतनी किया है, गन्ना भी छीला है, सब कुछ किया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं किया हमने। लेकिन उस रोटी की, वो किसान का दर्द का, कैसे उसकी फसल अच्छे शुल्क में नहीं जा रही है, जाएगी, या कैसे क्या निकालता है, वो सब मैं जीवन अच्छे जीता हूँ। आज भी मेरा आप देखते होंगे सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा प्रमोट मैं गांव क्षेत्र को ज्यादा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खेतों पे घूमना, गन्ना खाते हुए वहां पे बैठ जाना, बैडमिंटन खेलते रहते हैं। हाँ, वो मैं प्रयास करता हूँ। गाँव के कोई बूढ़ी दादी अगर घास काट रही है बाबा, तो उनके पास बैठ के बातें कर लेना, उनकी बातों समझना। तो उस मैं कार्य क्षेत्र में उसी तरह मैं कार्य करता हूँ अपना। दूसरी बात जो आपने पूछी मुझसे कि इसमें आपका नाम कैसे जुड़ा,
उस दिन में एक भीरा क्षेत्र है हमारे यहाँ, पलिया विधानसभा में आता है वो, वहाँ एक मंदिर है, तो वहीं किसी शादी में गया था मैं। तो हमारा फोन आया कि एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा है कि जनरल समाज में जो गुप्ता बिरादरी को छोड़कर, अगर मैं बिरादरी की बात करूं तो ओबीसी, एसटी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज में अगर कोई भी कोई दिक्कत होती है तो लोग मुझे याद जरूर करते हैं। ये लोगों का भरोसा मुझ पे है। तो हमारा फोन आया, ऐसी मामला, नेताजी आप कहाँ हो? तो मैं तुरंत गाड़ी, हमारे लगभग भीरा से लखीमपुर वही 40-45 मिनट दूरी था, मैं तुरंत पहुंचा वहां पे। तो मैं माननीय विधायक जी को देखा, वो कुर्सी बैठे थे। उस वक्त ये थप्पड़कांड हो चुका था उस पर, काफी लोग थे वहां पे, 400-500 लोग पहुंच के, प्रशासन बहुत टाइट थी वहां पे लगा था। मैं अपना आपा कंट्रोल नहीं कर पाया। जो मुझे लगा वो मैंने वहां किया। चले गए। शाम के वक्त लगभग 5 बजे शायद आईजी साहब प्रशांत कुमार जी वहां पे पहुंचे। मैं गाड़ी आगे लेट गया, तो आपने देखा मेरा फोटो वायरल हुआ ऐसे चिल्लाते उदारते हुए, वो उसी का फोटो है वो। लेकिन वो तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव में चला तो चीजें वो दबी रही पे। तो सब लोगों ने नोटिस ये किया कि एक होती पीड़ा, एक होती दिल से पीड़ा। जैसे कोई अपने बाप के थप्पड़ मार दे तो शायद हम आप कभी क्या हमको बनना है सब भूल जाओगे, वो बदला लेके रहोगे। अगर वो थप्पड़ मेरे लगा होता, मैं दूसरी बात नहीं करूँ, तो मैं हाथ काट लेता, चाहे मेरा सर्वनाश क्यों ना हो जाता है। सम्मान से समझौता नहीं होगा। देखिए, तो वो सब होता रहा। फिर 2 दिन के बाद उसमें सिर्फ कुर्मी समाज नहीं था, सभी समाज के लोग थे। बाद में मुद्दा बनाया, कुर्मी बनाम वो क्षत्रिय कर दिया गया कि ठाकुर समाज है, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सारी बिरादरी शामिल थी। हमने मंच पे भी बोला है कि सभी बिरादरी को सपोर्ट है, सब लोग खड़े हैं। तो जो गलत है वो गलत है, गलत है तो गलत। और जो गलत होता है वो किसी जात से नहीं, वो एक व्यक्ति विशेष का व्यक्ति होता है। भाई किसी का नाम अनूप है या अवधेश है या अभिजय है, जो गलत वो गलत है। ये नहीं वो पूरी जात को किसी को बदनाम करो आप। बिल्कुल। तो उसमें फिर मैं 10 से 15 हजार आदमी हुआ, इकट्ठा हुआ 20,000। उसमें फिर मैं बहुत वायरल हुआ। सुनने में आया कि मैं भर भर के, मैं भी जो बोल पाया बोला, क्योंकि मैं पूरा भर के गालियां दे रहे हैं आप मंच पे। नहीं, गालियां नहीं थी, वो तेवर है हमारा काम करने का। वो गालियां लोगों को लगा है। गालियां तो जब हम बहुत ज्यादा, वैसे तो तब गालियां मानते हैं, वैसे तो गोली मारने की भी आप बात बोल देते हैं। गुस्सा वाली बात थी वो। मैंने वहां पे अपनी जाहिर किया। मैं वाकई बहुत ज्यादा उसको लगे वो था। फिर डीएम कार्यालय घेराव किया और सब लोग कह रहे थे कि अभिजीत सिंह पटेल आया, पूरा तो जिला जाम कर, मतलब फिर विधायक जी हमको कई बार मनाए, सब लोग पूरे जिला के लोग मनाए कि अभिजीत जी शांत हो जाओ, पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं इस कार्रवाई से भी नाखुश हूँ। ऐसे किसी विधायक पे आप हाथ चला दीजिए, बोलो क्या उन चालान हो जाएंगे शांति भंग में, या और भी जो धाराएं लगी, जो व्यक्ति जेल तक नहीं गया, क्या मतलब है? क्या मतलब? वो किसी भी जात का हो, वो उस कार्य से मतलब उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन फिर वो हमारे खिलाफ तहरीर दे दी है अवधेश सिंह जी। हमारे वो एक इंद्रेश, 2 लोग खिलाफ तहरीर थे, बार एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने दिया था, वो अध्यक्ष भी थे। अभी तो शायद चुनाव ना हो रहे हैं, तो बार एसोसिएशन की तरफ से भी दिया था और थाने में दी, लेकिन वो तहरीर लिखी नहीं गई। शायद गुंडा की तरफ से कुछ धाराओं में हमारी कार्रवाई की मांग की थी, हमारे पास कॉपी आई थी। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ, मैंने देखा कि जब हमारे खिलाफ तहरीर दिए हो तो सोशल मीडिया बहुत, क्योंकि न्यूज में मेरा चारों तरफ मेरा नाम चल रहा था, चारों तरफ नाम गूंज रहा था, हर न्यूज चैनल पे अपना नाम चल रहा था। उस समय हमने देखा कि खासकर ओबीसी वर्ग, उसमें सबसे ज्यादा कुर्मी जात, वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, वो हमको फोन किया। मतलब अगर इसको उस नजर से अगर आप देखो, ये घटना हटा के अलग से देखो, तो इस तरह जब कोई घटनाएं होती हैं, कोई बात होती है, कोई संकट होता है, तभी पता लगता है कौन अपना कौन पराया है, कौन पराया तभी पता लगेगा आपको। फिर सबने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद चल रहा है अभी भाई, वो तो जो मामला न्यायालय में है, या उस पर हम लोग को बात नहीं कर सकते। वो तो अभी 2027 में आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा की? मैंने अभी बीच में लोकसभा की टिकट मांगी थी, जहाँ पे माननीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रेनी जी थे सांसद, अभी तो उत्कर्ष जी हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी से। हमने आशीष जी बहुत मेहनत की उसमें, बहुत मेहनत की।
बच्चा बच्चा बोलेगा, अब बोलता है, लेकिन बैकग्राउंड बड़ा ना होने की वजह से या पीछे कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल ना होने की वजह से हम सामने नहीं आ पाए। कई जगह चकाचौंध की दुनिया भी एक प्रोफाइल, नाम, फेम, वो सब चीजें होती है। बुरा हमें ये लगा कि हमारा जिक्र तो कहीं नहीं हुआ टिकट को लेके। हजारों लोगों की गम में, दुखों में सबसे पहले खड़े होने वाला लड़का अजय सिंह पटेल था। बहुत संघर्ष किया उसके लिए मैंने। हमारे छाले पड़ जाते थे और छाले वो पड़ के फूट तो जाते, लेकिन हम लंगड़ा लंगड़ा के चले हैं। लेकिन हम कभी कोई कार्य करने में, किसी ने मुझे रात को 2 बजे याद किया हुआ, बारिश तूफान, क्योंकि हमारा थोड़ा जंगली क्षेत्र है, तो तराई क्षेत्र जिसको बोलते हैं, लेकिन हमने कभी वो नहीं देखा होगा, समय नहीं देखा होगा। कई बार मैं बेहोश भी हो गया, बड़ा चोट एक बार लग गई थी शोल्डर में। रात के 2 बजे मैं आया, 1 बजे से 2 बजे ने कहा फिर आ जाओ, फिर नींद में तब गिर गया बाथरूम में। लेकिन जब ये तो मुझे आइडिया था कि टिकट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी की गलती नहीं थी। पार्टी सीमित सीटें मिली रही, 2 सीटें थी, वो साइड में मिल गई। लेकिन हमने कहा जिक्र तो मतलब कहीं से कोई खबर तो उड़नी चाहिए, किसी की कोई चीज नहीं है, मतलब वो मेहनत हमारी पर्दे में रहेगी पूरी। लेकिन बाद में हमको एहसास हुआ और खुशी मिली कि लोगों को दिल में जो हमने जगह बनाई, वो शायद वहां अच्छे लोग नहीं बना पाए होंगे। आज रात को 2 बजे को दिक्कत होती है तो लोगों को ये भरोसा है कि यार विधायकगण को ना बुला के, किसी बड़े मंत्री को ना बुला के अजय सिंह पटेल को याद करो, ये आएगा तो कुछ ना कुछ न्याय जरूर दिला के जाएगा। ये भरोसा हमने बनाया उनके बीच। कोई भी समस्या होती है सबसे पहले आदमी याद करता है। आज सुबह हमारे यहाँ जब मैं उठता हूँ, जैसे कभी मैं लिख कर डाल देता हूँ कि इसी दिन आवास पे रहूंगा अपने, तो पूरी भीड़ लग जाती है और ज्यादा बेचारे सबको नंगे पैर आ रहा है, सब चीजें। तो मैं प्रयास करता हूँ कि हर किसी को जितनी उसकी उम्मीद हमसे है उस उम्मीद में मैं खरा उतरूं। बिल्कुल। देखो, ना मैं सांसद हूं, ना विधायक हूं, ना कोई संवैधानिक बड़ा पद है, लेकिन आज हमारा बेनिफिट ये है कि हमारे पीछे लोग बहुत जुड़ गए। अगर क्या लगता है आपको 2027 में अगर आपको टिकट मिल जाता है विधानसभा में, कितने % वोट आप पा सकते हैं? देखो, हम तो अपना कार 100 का 200% कर रहे हैं भैया। जनता मेरे उस भरोसे को या उसके मेरे पे उस भरोसे में वोट में कितना कन्वर्ट होता है, वो वोट में, वो तो उस वक्त ही पता लगेगा, उस समय बताएगा। वो तो पहले बोलना तो खैर कहना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला हो जाएगा। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पार्टी से अगर इस बार मुझे टिकट नहीं हुआ तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मैं लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्योंकि हर बार जब मैं 5 साल मेहनत करता हूँ, जो समय आता है तो कोई ना कोई कहता है यार अजय भाई आप बैठ जाओ, फलाने खड़े हैं, आप बैठ जाओ, फलाने भाई साहब खड़े हैं, उनको इस बार हम लोग लड़के जिताते हैं। इसलिए नहीं कि हमको विधायक बनने का बड़ा सपना है, इसलिए कि आज भी मैं बहुत जगह मात इस बात पे खा जाता हूँ कि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो कलम में मेरा पावर नहीं है। हमको सामने वाले पर गिड़गिड़ाना पड़ता है, कहना पड़ता है। वो नहीं सुनता है, नहीं सुन रहा है, वो उसकी अपनी अपनी सोच है। तो हम जो जनता का भरोसा हमसे जुड़ा हुआ है, लोगों का, खासकर हमारे पास ज्यादातर लोग गरीब आदमी है, सबसे ज्यादा गरीब जनता जुड़ी है हमारे पास। वो इसलिए जुड़ी है कि मैं महलों में कम जाना पसंद करता हूँ। सबको पता है ये चीज हमारे यहाँ। कोई गरीब माँ बुलाती है, वो सबसे पहले पहुंच जाता हूँ, क्योंकि और कतई वीआईपी अपने को नहीं रखता हूँ कि मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा अपने को बहुत वीआईपी घेरे में रखूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं ज्यादा अपने को वीआईपी शो करूंगा, जनता अपनी बात हमसे नहीं कह पाएगी। क्योंकि जब भी वो समय जब मैं फेस कर रहा था उस वक्त, तो बहुत वीआईपी आदमी कोई आता था कोट पैंट में या टाई लगाए या बढ़िया कुर्ता चरक पहने, तो हम अपनी बातें नहीं रख पाते थे डर के मारे। तो जितना हम देसी बन के रहेंगे, जितना हम नॉर्मल बन के रहेंगे, साधारण, उतने आदमी अपनी पीड़ा आसानी से हमको बता देगा। और हमारा प्रयास रहता है, मेरा किसी भी कार्यक्रम को उठा के देख लीजिए आप, कि जब मैं मंच से नीचे उतरता हूँ, मंच पे भी मैं हमेशा पीछे वाले का नाम जरूर लेता हूँ। ये नहीं जो आगे बैठे वो वीआईपी वही मेन है, सब एक बराबर है। और शायद उन्होंने ज्यादा संघर्ष किया है, वो बेचारे पैदल आए होंगे, साइकिल से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, हम तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ी से आए, उतर के बैठ गए आगे। और एक चीज मुझे और ऐसी चीज में विशेष ध्यान रखना है, मतलब रखता हूं मैं उसको, और उसको थोड़ा चेंज करने में प्रयास करने लगा हूं। कितना सफल होता है वो तो समय बताएगा। जनता की वोट से हम नेता बनते हैं, सत्य है। नेता बनने के बाद
जनता को काम लेके आया और मान लो कोई अधिकारी वहां पे खड़ा, तो नेता सबसे पहले क्या करता है, अमूमन देखा होगा आपने, ज्यादातर जनता को पीछे हटा देगा, पहले उससे मिलेगा। बिल्कुल। मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। जनता ही हमारे सर्वोपरि है। इलेक्शन का टाइम रहता है, देखिए लोग फोन करते हैं गांव-गांव में, जितने नेता रहते हैं, जब जीतने के बाद वही जनता फोन करती, रात में फोन नहीं उठाते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कुछ पावर नहीं है। और आज की राजनीति में जो नया मोड़ आया है, उस मोड़ की मैं बहुत कदर करता हूँ। अब राजनीति आपकी एसी वाली नहीं रह गई कि तुम एसी में बैठे हो, तुम पता लगा वहां बैठे बैठे हो आप फोन कर रहे हो, हेलो हेलो हाँ मैं परसों आऊंगा ना, जनता आपको लाइक नहीं करेगी। अब आप यहाँ उतरी जाने पर ही नीचे गाड़ी में बैठो पर या पैदल जाओ, जनता के बीच में जाओ कि समस्याएं सुनो, उन्हें घसमेला मार, हमारे कहावत के घसमेला मारी, बैठो खेत में बैठ के अपनी बात करो, है ना, उसको सुनो और उसको प्रयास करो, उसको तुरंत जो है उसको जितनी जल्दी उसको न्याय मिल पाए, तब जनता आपसे जुड़ेगी। मतलब एसी पन वाला खत्म हो गया, वीआईपी पन वाला। अब वोट के लिए आपको जाना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, आपको धूल फांकनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं पार्टी हूँ, मुझे आपको टिकट देना रहे, अगर मैं आपको एक टारगेट दे देता हूँ, मान लीजिए कि जितने भी घर हैं, एक कोई लोगो, एक सिंबल आपको लगाना है 50% घरों पे, क्या आपको लगता है कि आप लगवा सकते हैं वो झंडा, बैनर, किसी भी एक सिंबल है, किसी पार्टी का ना हो, किसी जात धर्म का ना हो, एक अलग सिंबल बना के दे दिया जाए, क्या आपको लगता है? मैं 80% लगवा दूंगा। 80%? और क्या भाई, हम कोई किसी द्वारा चुने हुए तो है नहीं, हम तो जो अपना आज जो भी नाम पहचान जो बनाए हैं वो संघर्षों से बनाए ना, उनके बीच में रह के। तो हम तो वैसा वाला तो मेरे अंदर है नहीं कि जो हमको कहीं से भेज दिया गया, बाहर से प्रभारी बन के आ गया हो या कुछ भी आ गया हो, तो क्यों नहीं लगवा देंगे हम? क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टी आपके कामों से झुक जाए कि हाँ इनको ही टिकट देना है, 50 नाम आए, या कुछ नया करने वाले हैं आप इस बार? देखो, पार्टी अपनी पार्टी, कोई भी पार्टी गलत किसी से नहीं करती है। जिसको नहीं मिलता वो गुस्सा हो जाता है, वो नाराजगी जाहिर करता है, हमारा ये अच्छा था, हमारा वो अच्छा था। पार्टी का मेन उद्देश्य होता है सीट को जीतना। अगर हमको उनको लगेगा कि मैं उस लायक हूँ, वहां पे सबसे अच्छा मेरा नाम दे, तो पार्टी हमको टिकट देगी। बिल्कुल देगी, है ना। और पार्टी जो हर मामले में मेरा सपोर्ट कर रहा है, हर मामले में सपोर्ट कर रही है, हर जगह हमारे साथ खड़ी हो रही है, हर मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ी रहती है। आशीष जी का, माननीय मंत्री जी का बराबर मेरे कंधे पर उनका हाथ रहता है। हाथ रहने मतलब एक गार्जियन के रूप में उनका सहयोग रहता है बराबर। तो अभी आपने देखा होगा 2 तारीख को कार्यक्रम में यहाँ पे माननीय मंत्री जी के ऊपर कितने सारे वार किए गए, बिल्कुल, उनकी छवि को खराब करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो मुंहतोड़ जवाब दिया, जो पलटवार किया उन्होंने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं माननीय मंत्री जी से बात कहा कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कोई सही नेता के पास हूँ, जो मतलब मेरा गार्जियन है। क्या आपको लगता है यहाँ से बहुत लंबे आगे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, हर चीज आप अगर सहने बैठे रहेंगे, जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत लोग हमको माफिया बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, हमारे साथ लोगों को गुर्गे बोल देते हैं, बहुत तरह की शब्दावली यूज करते हैं। अगर हमको इस रूप में आदमी सामने वाला बोल रहा है, अगर किसी गरीब को मैं न्याय दिला रहा हूँ, उसमें आपको अगर मेरी गुंडाई लगती है तो आपको लगने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुकदमे में लिखने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा जिस दिन मुझे मुकदमा लगेगा कि गरीब का मैंने कुछ गलत कर दिया है और मैंने उससे लाभ लिया, उस पर मुकदमा को लगा, तो हमको तकलीफ होगी कि हमारी दिशा बदल गई है, हमारी कार्यशैली बदल गई है। लेकिन अगर किसी के गरीब का शोषण हो रहा है, अगर मैं उसको न्याय दिला रहा हूँ और उन पर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपको डर किससे लगता है? मैं डरता किसी चीज से नहीं, मैं एक चीज से डरता हूं बस। मेरा एक सपना है कि जिस दिन मैं विजयी हासिल हूं, मेरे माँ बाप सामने होना चाहिए और सबसे पहले माला मैं उनको पहनाऊं और अपना सर उनके चरणों में रखूं कि माँ, जो तुमने मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया मेरे लिए। एक पल ऐसा आया कि सबको भरोसा उठ गया था, लेकिन मेरी माँ को मुझ पर भरोसा था। मैं सोचता हूं कि उससे मैं कहूं, जो सपना हम आप बैठ के खाली बातों में कहा करते थे, आज देख माँ वो हकीकत हो गया है। बाकी मैं किसी भी चीज से, आशीष जी, मैं नहीं डरता हूं। मेरा मानना यह है कि उससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे, जहां मैं मौत से लड़ रहा था, जहां मेरा संघर्ष ऐसा था कि मैं एक कदम कदम पर लड़ रहा था, उससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी, जो बेइज्जती मैं पहले से सह चुका हूं। आदमी डर तो ये होता कि नाम खराब होगा, मैं डरता होता नहीं किसी चीज को लेके।
और हमने लाइफ में बहुत एंजॉय भी किया है। मैं अभी भी कभी कोई शर्म वाली बात नहीं है। हमारा भी बीच में कुर्ता पड़ गया, छेद हो गया होगा, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, समय का अभाव रहा। जब रात को 2-2 बजे आते हैं, 2:30 बजे आते हैं, मैं सुबह मैं पूरा यूपी बिहार हर जगह बहुत भागता हूँ, जहां भी फोन आता है मैं पहुंचता जरूर हूँ, कभी मैंने दूरी नहीं देखी। तो रास्ते में उन्होंने कहा, अरे नेताजी तुम्हारे 7 दिन लगे रहते हैं, हमसे कहे नेताजी तुम्हारे कुर्ते में छेद हो गया, काटने में चलो हंसेंगे। हमने इसका भी जुगाड़ है अपने पास। मैं तुरंत गया, एक सॉल में खरीदी 300 रुपए, उसको ओढ़ ली, लंबी से कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर आप उसको लेके बैठ जाओगे तो आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। आप ऐसा फाइट करिए, ऐसा लड़िए, ऐसा उसमें अपने आप के अंदर हिम्मत क्षमता होनी चाहिए कि कोई भी चीज तुम्हें उसमें रोक ना पाए। हम नहीं ध्यान देते अपने लुक पे, कपड़े पे, कोई ध्यान नहीं, जो है तो सही है, नहीं खाना जो मिल जाए सही, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपसे एक सवाल जी, कि आप जो युवा हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं राजनीतिक कैरियर को लेके, कि राजनीति कहाँ तक सुरक्षित है, कहाँ तक राजनीति में जातवाद है, और क्या भविष्य हो सकता है लोगों का राजनीति में? राजनीति में मेरे हिसाब से युवाओं को आना चाहिए, और हम जैसे युवा ही कल का इस देश का भविष्य बनेंगे। जब तक युवा नहीं आएगा तब तक वो युवा शक्ति जो होती है, देखो हर चीज नई होती है फिर पुरानी होती है, पुरानी है तो नई भी आएगी। तो आना चाहिए और भरपूर मेहनत करना चाहिए, और चकाचौंध की दुनिया में ना ध्यान देके, ये काफिला, दल बल, हुट्टर सुट्टर, ये सब अलग विषय हो जाता है। जनता की समस्याओं पर ध्यान दीजिए, उनके लिए लड़ने का प्रयास करिए। बाकी जनता आपको, देखो चुनाव जनता जब आपको लड़ाती है तो आपको हीरो बनने से रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल। जब चुनाव आप लड़ने का प्रयास करते हैं तो जीतने की जो वो होती है ना, वो ना के बराबर रहती है। तो ये जनता आपको हीरो बनाएगी अपने आप, और इस देश को युवाओं की बहुत जरूरत है, और बहुत लोग चाहते भी हैं। हमारे जो इस क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने बड़ा बड़ा नाम किया है, बड़े बड़े नाम अपने बनाए हैं, जिनको आज हम लोग एक गार्जियन के रूप में देख रहे हैं, मानते हैं। और कोई आएगा नहीं तो कैसी ये सीढ़ी कैसे चलेगी आगे तक? बिल्कुल। तो युवाओं को आना चाहिए, और युवा हमारे हिसाब से जिस क्षेत्र में रहे, मेरे हिसाब से एक बात मैं कहना चाहूंगा आशीष जी, कि किसी क्षेत्र में रहो, कभी भी हिम्मत मत मारो, और कभी भी अपने पिता से ये बात मत बोलो कि पापा आप अगर पैसे दिए होते तो आज मैं ये बन जाता। कभी नहीं बोलना चाहिए। तुम वो करके दिखाओ कि आपके पिता, आपके माता पिता, आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर आपसे ये बात कहे, यार ये तो हम सपने में नहीं सोचे थे कि तुम ये बन जाओगे, है ना? बिल्कुल। तो ये करना चाहिए, और इससे आप करते हो, इस पर 4 लोगों और सीख मिलती है, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होता है। बाकी दुनिया परवाह मत करो, दुनिया तो बोलती रहती है, ऐसे करो अपना, करते रहिए। आपके राजनीतिक करियर की जब शुरुआत हुई है तो आपके भाई जो है पीसीएस कौन से सन में हुए थे? वो पीसीएस बने थे, वो लोअर पीसीएस हुए थे, वो शायद 2014 या 15 में हुए थे। उनका क्या योगदान रहता है? आप मतलब कुछ मदद करते हैं, या वो आप अपना करियर अलग चुनते हैं, उनका करियर अलग है? हर किसी के घर में जो भाई डॉक्टर फील्ड में है, भैया पीसीएस है, हम लोग किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और राजनीति ऐसी चीज़ की बराबर सबको जरूरत पड़ती रहती है, यहाँ फोन करना है या वहाँ चीज़ें, बहुत सारी ट्रांसफर चीज़ें हैं, फलाना, जो भी हमसे सहयोग हो सकता है। बाकी बड़े भाई के नाते वो पूरा सहयोग करते हैं हमारा, कभी जरूरत पड़े फाइनेंशियली भी, और हमको मोटिवेट करते रहते हैं, समझाते रहते हैं हर चीज़ों को, जहाँ जरूरत पड़ती है मैं उनसे पूछता हूँ फ़ोन करके कि यहाँ पे कैसे हमको निकलना है, क्या है। मतलब सब भाइयों में आपको पता, बहुत अच्छी ट्यूनिंग, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम भाई बहन सब दोस्त बन के रहे हैं, और कभी कोई ऐसा समस्या होती है तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हर मामले में। हमें कोई शिकायत नहीं इस मामले में, वो बहुत अच्छा वो लोग सहयोग करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि मैं इस घर में जन्मा हूँ। तो पहले के अपेक्षा अब जब आप लोग आपस में मिलते हैं, सभी भाई बहन एक साथ मिलते हैं, तब कैसा लगता है? क्या वही बचपन वाली फीलिंग आती है, या अलग? तो मुलाकात बहुत कम हो पाता है कि मैं रात को 2-2:30 बजे पहुंचता हूँ, तब तक वो लोग सो जाते हैं। कभी अगर आए, मैं कोई अगर काम नहीं है मुझे, तो मैं 8-9 बजे सो के उठता हूँ। अगर आप जानते हैं गांव में सब 4-5 जुड़ जाते हैं, तो कभी वो पल होता है बैठने के लिए, तो हम लोग पुराने दिन याद करते हैं। कभी जैसे कहेंगे यार
क्या पहने हो, या ये कहाँ से लेके आए, या मेन ये सब चीजों को लेकर मेन होता है कि नाम को लेके, कि अब ये तुम एक सपना देखा करते थे, आज तुम जाती तुमको भीड़ घेर लेती, पूरा सब लोग इतना प्यार देते हैं सब लोग, तो यही सपना हम लोगों पर देखा यार, हमने सपना देखा था मैं पीछे बनूंगा, कैसे हम लोग दिन झेलते थे, एक रोटी के लिए मोहताज थे। तो आज हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, निकल के आया, तो ये सब बहुत आज वो चीज फनी के रूप में आती है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होंगे सबके, हाँ हाँ। तो वो भी सुनते होंगे पापा कहानियां, मम्मी कहानियां, वो सब। एक्चुअली तो वो हमारी एक भांजी है, सिस्टर की बेटी है, आराध्या, वो जब जन्मे, उसका जन्म हुआ था, तो शायद लगता था कि मेरा भाग्य उदय हुआ है। तो उसका मैं सर यहाँ अपने, उसके जो चरण थे अपने सर पे लगाया था मैं यहाँ पे। तो हमारा जब मैं बहुत, वो अक्सर हमको मामा मामा बोलती, सोनू मामा बोलती, सोनू मामा बहुत ज्यादा बोला करती है। तो वो नोएडा में रहते हैं अभी, वहाँ पे जॉब करते जीजा जी हमारे। तो कभी अगर मैं जरा वो कभी टेंशनाइज हूँ किसी चीज को लेके कुछ भी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं आराध्या से बात करता हूँ। जैसे भैया की हमारी बेटी है, हम लोग बिट्टू बिट्टू उसको बोलते हैं, तो उससे बात कर लिया, तो अच्छा लगता है हमको, बड़ा सहयोग रहता है हम लोगों का। तो दोस्तों, अभी आपने पूरी इनकी ऑटोबायोग्राफी सुनी, एक कहाँ से कहाँ तक संघर्ष करके आदमी कहाँ तक जा सकता है। अभी तो इनकी एज 32 से 33 साल है, अभी उम्र बाकी है, तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बाद में अभी मुलाकात और कई बार इनसे होगी, इनके क्षेत्र में भी मैं जाऊँगा, देखूंगा। 2027 से पहले भी भ्रमण होगा, एक जो टारगेट है, जनता को ओपिनियन भी हम लोग लेंगे। तो फिर मिलते हैं। अगर नए हैं तो अभी आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो और नए नए अपडेट आपको मिलते रहें।